अस्सलामुअलैकुम, सुबह खैर। कैसे आप सब लोग? ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं, एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा जनाब, आज का दिन का आगाज़ जो है वो इस तरह से करते हैं कि आज के दिन करते हैं एक अच्छी बात। और अच्छी बात क्या है? अच्छी बात ये है कि जब आपको लगे कि आप बहुत ज़्यादा परेशानी में हैं, और जब आपको लगे कि आपके ऊपर बहुत स्ट्रेस है, और जब आपको लगे कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो शायद आपके अगेंस्ट जा रही हैं, या आपको लगे कि बहुत सारी चीज़ें आपकी फेवर में जा रही हैं, तो दोनों ही सूरतों में आपने करना है अल्लाह का शुक्र अदा और अल्लाह से मांगते रहना है। और दिन का आगाज़ चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत हो, डेफिनेटली हम सब फजर की नमाज से करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपने हमेशा अल्लाह ताला से ये दुआ करनी है कि अल्लाह ताला आपको हर बला, हर आफत, हर मुसीबत, हसद, नज़र, जलन और उन लोगों से बहुत दूर रखे जो सिर्फ आपका बुरा चाहते हैं। अच्छा, जब आप ये दुआ मांग लेते हैं ना, तो आप अल्लाह की अमान में आ जाते हैं। और अपने लिए खैर व आफियत की दुआ मांगना, अपने लिए आफियत की दुआ मांगना जो है अच्छी दुआओं में से एक है। तो आज के दिन का आगाज़ हम इसी तरीके से करते हैं, आगे बढ़ते हैं। और अब कुछ हम बात कर लेते हैं कि हम जो है वो अपनी हेल्थ के हवाले से कितना कॉन्शियस हैं, और हेल्थ के हवाले से हमें क्या क्या कुछ करना चाहिए। तो हेल्थ के हवाले से जनाब NICVD जो है उसने एक और अहम संग मील जो है वो अबूर कर लिया है। और ये बताना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि जहाँ पर हम बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म करते हैं अपने हेल्थ सेक्टर पर, सिंध गवर्नमेंट पर क्रिटिसिज्म करते हैं, तो वहाँ पर कुछ अच्छी चीज़ें बताना भी बड़ा ज़रूरी होती है। और ये संग मील जो है, ये जो न्यूज़ है वो क्या है, वो कुछ इस तरीके से है कि पाकिस्तान में पहला मरीज़ जो NICVD कराची में 9 दिन तक ECMO सपोर्ट पर रहा। अच्छा, कौमी इदारा बराए अमराज कल्ब ने एक और तारीखी कामयाबी हासिल कर ली है। अब हुआ क्या है? हुआ यह है कि पाकिस्तान की तिब्बी तारीख में पहली बार एक मरीज़ 9 दिनों तक मुसलसल ECMO सपोर्ट पर रहा। मरीज़ के दिल के ऑपरेशन के बाद दिल और फेफड़ों ने काम करना बंद कर दिया था। अच्छा, NICVD की माहिर टीम ने बैक वक्त VA ECMO और VV ECMO का इस्तेमाल करते हुए मरीज़ की ज़िंदगी बचाई। ये पेचीदा कार्डियक सर्जरी डॉक्टर अली रज़ा मांगी की क़यादत में सरअंजाम दी गई। NICVD की माहिर ECMO टीम ने नौजवान मरीज़ को नई ज़िंदगी दी। मरीज़ का ताल्लुक कराची से है। मरीज़ का इलाज मुकम्मल तौर पर मुफ्त किया गया है। अस्पताल में तमाम तर जो सहूलियात हैं वो मौजूद हैं। दैट्स रियली ग्रेट थिंग कि जनाब जो पेशेंट है उसको इस तरीके से ठीक किया गया। और अगर क्रिटिसिज्म किया जाए तो इस तरह के जो केसेस होते हैं उनकी तारीफ़ भी करनी चाहिए। अब भाई बात कर लेते हैं, आप अपनी स्किन को कैसे हाइड्रेट बना सकते हैं, अपनी स्किन को जो है स्किन कलर को कैसे बेहतर कर सकते हैं, स्किन क्वालिटी कैसे बेहतर कर सकते हैं, खुरदरी स्किन जो है उसको आप स्मूथ कैसे कर सकते हैं। अ लॉट ऑफ वाटर आपने पीना है, बहुत सारा पानी। इसके अलावा आपने सन प्रोटेक्शन करनी है, फिर आपने एक्सफोलिएट करना है अपनी स्किन को, डेड स्किन सेल जो हैं उनको आपने रिमूव करना है। अच्छा, उसके अलावा आपने मॉइस्चराइज़र का इस्तेमाल करना है, जो भी आप करते हैं अच्छा मॉइस्चराइज़र। हेल्दी डाइट आपने लेनी है, और इसके अलावा आपने अपनी डाइट में जो है वो फ्रूट्स, वेजिटेबल और ये सारी चीज़ें लेनी है। फिर उसके बाद आपने जो है 7 से 8 घंटे नींद लेनी है। अच्छा, उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी स्किन के लिए रेमेडी करें तो डेफिनेटली हार्श प्रोडक्ट से आपने बिल्कुल अवॉइड करना है, जिसमें बहुत सारे केमिकल होते हैं। हल्दी यानी टर्मेरिक, ये बड़ा अच्छा रहता है, बेनिफिशियल है स्किन के लिए। लेमन जूस का इस्तेमाल करें, खीरे का इस्तेमाल करें, एलोवेरा का इस्तेमाल करें, और ग्रीन टी का जो है वो इस्तेमाल करना चाहिए। इससे आपकी जो स्किन क्वालिटी है वो हो जाती है जनाब बेहतर। अच्छा, अब कुछ बात कर लेते हैं हम मौसम की। और मौसम जो है शहर कायद का वो बड़ा खुशगवार है, मौसम जो है शहर कायद का वो बड़ा अच्छा हो गया है, और इसके साथ साथ लोगों के मूड भी बड़े अच्छे हो गए। अच्छा जी, क्या है खबर कुछ इस तरीके से है कि जनाब शहर कायद में मौसम खुश्क और खुनकी आ गई है। ये वही खुनकी है जो 2-3 दिन पहले से मैं आपसे जिक्र करी थी। सुबह और रात के औकात में हल्की खुनकी महसूस की जाने लगी है। शहर कायद का मौजूदा दर्जा हरारत 25 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि आज दिन भर जो मौसम है वो कैसा रहेगा। 11 बजे मौसम कैसा रहेगा, 12 बजे मौसम कैसा रहेगा, और इसके अलावा आप जाएँ तो आपको पता होना चाहिए कि मौसम जो है उसकी सूरत हाल क्या है। तो हियर वी गो ना, आपको बताते हैं कि मौसम कैसा रहेगा। ये रहेगा जी 11 बजे 30 सेंटीग्रेड, 12 बजे 32 सेंटीग्रेड, और 1 बजे 33 सेंटीग्रेड, और 2 बजे जो मौसम है उसने रहना है 34 सेंटीग्रेड। तो ये तो हो गया जी मौसम का हाल, और हो गई स्किन की बात। अब हम क्या बात करें आपके साथ में, कुछ खाने पीने की बातें कर लेते हैं कि खाने पीने में जो है वो ये मौसम बहुत सपोर्ट करता है लोगों को, क्योंकि आपका जो एपेटाइट है वो इंक्रीज़ हो जाता है, मेटाबॉलिज्म जो है वो ज़्यादा बन रहा होता है। तो क्यों ना आज आपको बताएं चिकन अंगारा बनाने की ये रेसिपी। चिकन अंगारा जो है वो रेडी हो गया है, और साथ साथ हमें ज्वाइन किया है
खुर्शीद भाई ने, और उनको न्यूज़ शो में जो है वो खुशामदीद कहते हैं, न्यूज़ सेशन में खुशामदीद कहते हैं। खुर्शीद भाई अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? भाई खाते हैं चिकन अंगारा? आप कभी ट्राई किया है आपने? और अब तो ये जो मौसम आ रहा है, ये आ ही रहा है मौसम खाने पीने का। बस ये ख़वातीन का पोर्शन है। हाँ। और घर में जो कुछ बन जाता है तो खाने वाला पोर्शन तो आपका है ना भाई। तो वो मुख्तलिफ डिशेस बनाती रहती हैं। हाँ। और जो उनको पसंद आ जाए। सही। ये तो ख़वातीन का पोर्शन है, तो वो मुख्तलिफ दिनों में जो है वो स्वीट डिश वगैरह और इस तरह के चिकन अंगारा और चिकन कड़ी और कड़ी पकौड़ा, इस तरह की चीज़ें जो है वो दस्तरखान की ज़ीनत बनती रहते हैं। सही। चले जी, हम अपनी टॉप स्टोरीज जो हैं उसका आगाज़ करते हैं। अच्छा जनाब, अब क्योंकि बारिश हुई और बारिश का जो पानी है जब वो जमा हुआ, तो बारिश का पानी जमा होने से जहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही होती हैं कि आप देखें कि ताफुन फैल रहा होता है, गंदगी बढ़ रही होती है, वहीं पर ये खबर भी सामने आई, तो मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ कि बारिश का पानी समंदर में शामिल होने से अब ये बात हो रही है कोस्ट लाइन की, मतलब वो जो साहिली पट्टी होती है ना, ये उसकी बात हो रही है। साहिली इलाकों में मछलियों की भरमार हो गई है। अच्छा, मुल्क भर में होने वाली बारिशों का पानी समंदर में शामिल होने से साहिली इलाकों में मछलियाँ बहुत ज़्यादा तादाद में आ गई हैं। कराची से कोस्टल मीडिया सेंटर के मुताबिक समंदरी हयात के लिए माहौल इस वक्त काफ़ी साजगार है। अच्छा, कोस्टल मीडिया सेंटर का कहना है कि इसकी वजह से समंदर और साहिली इलाकों में मछली और झींगों की जो अफजाइश है उसमें इजाफा हुआ है। तो अब ये जो खबर है, जाहिर सी बात है इसमें जो झींगों की अफजाइश है उसमें भी इजाफा हुआ है और मछलियाँ भी बहुत तादाद में आ गई हैं। इसको कैसे देख रहे हैं आप खबर को खुर्शीद भाई? क्योंकि अब इसकी वजह से जो है अब ये मौसम जो है ये बड़ा फेवरेबल है और लोग सी फूड की तरफ बहुत ज़्यादा जा रहे होते हैं। देखिए, सी फूड तो हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ। वीक में कम से कम एक मरतबा जो है वो फ़िश का इस्तेमाल जो है वो इंसानी सेहत के ऊपर बड़े पॉजिटिव असरात मुरतब करता है। और कराची शहर जो है वो इस हवाले से बड़ा खुशकिस्मत है। हाँ। कि इसे इतना बड़ा साहिल मिला है और पूरी कोस्टल बेल्ट हमारे पास मौजूद है ना। हाँ। कि कराची का साहिल यहाँ कराची से शुरू होता है, फिर कोस्टल बेल्ट, ठट्टा, जिमनी, केटी बंदर और फिर जो है वो ये पूरा हमारा कोस्टल बेल्ट है। हाँ। और कराची के शहरी जितनी कम कीमत में फ़िश जो है वो ख़रीदते हैं, शायद किसी और शहर में इतनी कम कीमत में मिल जाती हो। और लोग फिशरी भी जाते हैं जो शौकीन हैं। हाँ। फ़िश खाने के। और डॉक्टर्स ये कहते हैं, तिब्बी माहिरीन ये कहते हैं कि फ़िश खाने से आपकी जो आँखें हैं उसकी रोशनी जो है वो तेज़ होती है, जिस्म पे अच्छे असरात मुरतब होते हैं। विटामिन ई का मामला है, विटामिन ई का मामला है। तो इसमें यह है कि अच्छा अनवा अक़साम की जो फ़िशेज़ हैं हमारे पास मौजूद हैं। और चाइना अब यहाँ से जो है वो अपने मुल्क में इंपोर्ट कर रहा है यहाँ से चीज़ें। तो फ़िश के बारे में ये कि ये जो मौसम है ये बड़ा फ़ीज़िबल मौसम होता है ना। इसमें हमारे चेहरे भी खिल उठते हैं क्योंकि मौसम थोड़ा सा खुनकी की तरफ जा रहा होता है। गर्मी को हम बाय बाय कह रहे होते हैं, सर्दी की खुशामदीद कह रहे होते हैं। और ये जो मौसम है इसमें फ़िशेस जो हैं वो फिर थोड़ा सा साहिल की तरफ जो है वो आना शुरू हो जाती है। देखें, ये जो आबी हयात हैं इनको भी हमने नाराज़ किया है। और इनकी नाराज़गी की एक वजह यह है कि हमारा जो फुजला है इंडस्ट्रीज़ का, और फिर शहर कराची की जो आबादी है, 3.5 करोड़ से ज़्यादा आबादी का जो शहर है उसका सारा जो फुजला है, उसका गंदा पानी है, सीवरेज का सारा पानी हम जो है समंदर की नज़र कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो आबी हयात है ना वो भी नाराज़ है हमसे। तो वो नाराज़ बिल्कुल, ये जो है ना सफाई का ख्याल रखना चाहिए। और जब हम आबी हयात के बारे में बात करते हैं, बल्कि इसके ऊपर किसी दिन एक शो भी करेंगे कि जब लोग जाते हैं मतलब सी साइड पर जाते हैं या इस तरह के कोस्ट लाइन्स पर जाते हैं तो उनको सफाई का ख्याल रखना चाहिए। और वहाँ पर लोग कचरा भी फेंक के आते हैं और शॉपर्स भी वहाँ पर फेंके होते हैं, तो सफाई का ख्याल रखें। और ये बड़ी अच्छी बात है कि हमारी जो ओवरऑल अगर देखा जाए ना, जो हमारे पास कोस्टल लाइन है या जो हमारा सी है वो बहुत ज़बरदस्त है और दुनिया भर के लोगों की नज़रें जो होती हैं हमारे साहिल पर हैं, लेकिन हम खुद अपना साहिल जो है वो साफ़ नहीं रखते। तो आबी हयात का भी ख्याल रखें और साहिल का जो है वो भी ख्याल रखना चाहिए। चले जी, अब कुछ बात कर लेते हैं हम वेजिटेबल्स के हवाले से। और वेजिटेबल्स की जो प्राइस हैं वो आपके साथ में शेयर करते हैं ताकि आपको ग्रोसरी करने जाना होगा ना, तो फिर आप ज़रा ये प्राइस जो है, ये रेट जो है ये सुनते हुए जाएं। तो भाई हियर वी हैव व्हाट वी हैव फर्स्ट। जनाब अभी हमारे पास फ़ौरन से स्क्रीन पर आएंगे जी वेजिटेबल के प्राइस। टमाटर आ गए जी, टमाटर है 220। इसके बाद हमारे पास आ गए आलू है 69। इसके बाद जो है वो हमारे पास है लहसुन 299। इसके बाद जो है हमारे पास अदरक है 391। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास गाजर 138 और फिर हमारे पास है तुरई 50। फिर उसके बाद जो है वो हमारे पास है लौकी 69 और उसके बाद है हमारे पास फूल गोभी 115। देन वी हैव खीरा 69। अच्छा जी, फिर हमारे पास है भिंडी 127। फिर हमारे पास है प्याज 81।
तो ये हो गए हमारे वेजिटेबल प्राइस और जल्दी से करेंसी रेट्स आपके साथ में शेयर कर लेते हैं। करेंसी रेट्स जानना बड़े ज़रूरी है भाई। सो हियर वी हैव करेंसी रेट्स ऑन आवर स्क्रीन्स। अच्छा जी, चलें, करेंसी रेट्स जो है वो थोड़ी सी देर में हमारी स्क्रीन पर जो है वो अभी पॉपअप होंगे तो हम आपके साथ में शेयर करेंगे। और आगे हैं करेंसी रेट्स। ऑस्ट्रेलियन डॉलर है 190, कैनेडियन डॉलर है 212, यूरो है 335, कुवैती दिनार है 922 और उसके बाद हमारे पास है यूके पाउंड 383, फिर हमारे पास है सऊदी रियाल 75 और फिर है स्विस फ्रैंक 353 और फिर यूएस डॉलर जो है वो 282 है। तो ये तो है जी हमारे करेंसी रेट्स। अच्छा जी, शो में यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और फिर मज़ीद आपके साथ में शेयर करेंगे कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं डिस्कस करने के लिए। वेलकम बैक जनाब। हमें एक और बड़ी ज़बरदस्त पर्सनालिटी ने ज्वाइन किया है जिनसे आपको मिलवाते हैं और ये हैं जी मोहम्मद मौज़म खान साहब जो कि टेक्निकल एडवाइज़र हैं WWF पाकिस्तान से। उनको वेलकम करते हैं शो में। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अच्छा, दुनिया भर में आज ऑक्टोपस का दिन मनाया जा रहा है। सो यू नो दैट्स रियली ग्रेट दैट वी हैव मोहम्मद मौज़म खान इन आवर स्टूडियो, क्योंकि ये हमें जिस तरह से बताते हैं और हर दिन के हवाले से या सी के हवाले से या फिशेस के हवाले से जितनी नॉलेज इनके पास है, यू नो आई एम रियली ग्रेटफुल कि वो यहाँ पर आते हैं हमारे शो पे और हमसे बात करते हैं। सर, आज के दिन की अहमियत के हवाले से बताएं और ये बताएं कि पाकिस्तान तो एक्सपोर्ट भी करता है। जी, ऑक्टोपस ऐसा है कि दुनिया के ऐसे एनिमल्स में शामिल है कि जो कि हाईली मिसअंडरस्टूड है, लोगों को इसके बारे में पता नहीं है। सही, बहुत कम लोग जानते हैं कि क्या एनिमल है, क्या कुछ है, हाँ। इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इकोसिस्टम में इम्पोर्टेंस क्या है, अब फूड के लिए इस्तेमाल होता है। सही। पाकिस्तान में इसको उर्दू में हश्तबा कहते हैं, हाँ। और लोकल ज़बान में पचांकड़ा कहते हैं। और माहीगिरों के जाल में हमेशा से आते हैं लेकिन कोई इस्तेमाल नहीं था। लेकिन हमारे दुनिया भर में 300 किस्में हैं, पाकिस्तान में 20 इकसाम मिलती है। और जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि ये इससे ज़्यादा इंटेलिजेंट एनिमल नहीं है और इसके जिस्म में कोई बोन नहीं होती है। तो जो इसके पास कैपेसिटी है, इंटेलिजेंस, जो इसको चलना फिरना शिकार करना, वो दुनिया के किसी एनिमल में इतनी डाइवर्सिटी नहीं है। ये अपने आप को जिस तरह बचाता है, प्लान करता है और अटैक करता है या शिकार करता है, तो इसके बारे में चूँकि इसके जिस्म के अंदर सिवाय मसल्स के और कुछ नहीं है। हाँ। तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ बन जाती है कि वो उसके बावजूद इतना पावरफुल है कि दूसरे जानवरों का शिकार करता है। जितने ऑक्टोपस हैं सब जहरीले होते हैं, लेकिन कोई भी इसका जहर इंसान के लिए, क्योंकि इंसान पे वो अटैक नहीं करता है, सिवाय इसके कि एक स्पीशीज़ जो ऑस्ट्रेलिया में मिलती है, दुनिया का सबसे डेडलीस्ट एनिमल काउंट होता है, उसका कोई इलाज मौजूद नहीं है। ब्लू रिंग ऑक्टोपस कहलाता है, इंतहाई खूबसूरत है। और उसके अंदर जो पॉइज़न है वो वही पॉइज़न है जो फूगो फिश के अंदर होता है कि आप खाने के बाद बचने के चांस नहीं होते आपके। बाकी दुनिया भर में जितने मौजूद हैं वो अपने शिकार के लिए अपने पॉइज़न को यूज़ करते हैं, लेकिन इंसान के लिए नहीं। लेकिन जो उसके अंदर सबसे बड़ी बात है कि इसके अंदर 3 हार्ट होते हैं। 2 हार्ट इसको ब्लड को नॉर्मल तौर पे करते हैं और 1 हार्ट सिर्फ उसके मसल्स को प्रोवाइड कर रहा होता है। तो ये चीज़ें और इसकी जैसे आँख है, इसकी अटैक करने का, इसका चलने का अंदाज़, हर हाथ इसका अपना इंडिपेंडेंट काम करता है। तो ये चीज़ें, इतनी सारी चीज़ें, खसूसियत किसी और जानवर में नहीं है। किसी और जानवर में नहीं थी। अच्छा, ये बताएं कि ये कहाँ ज़्यादा पसंद किए जाते हैं, किन कंट्रीज़ में जो है ज़्यादा इनकी डिमांड होती है ऑक्टोपस की? जापान सबसे ज़्यादा खाने वाला मुल्कों में शामिल है। इसके अलावा जो साउथ ईस्ट एशिया की कंट्रीज़ हैं, इसके अलावा जो बहरा रोम के कंट्री है, हाँ। जैसे इटली है या उसके साथ दूसरे फ्रांस या इन इलाकों में भी खासे शौक से खाया जाता है। हाँ। जायका इसका ज़रा प्लास्टिक जैसा, रबड़ी जैसा होता है, लेकिन ख़ास तौर पे आजकल बड़ा पॉपुलर है इसके सैलड में बेबी ऑक्टोपस को खाना, क्योंकि एक फ़ीमेल जो है वो 4 लाख के करीब अंडे देती है और उसको प्रोटेक्ट भी करती है। लाइफ इसकी बड़ी शॉर्ट होती है। जो मैक्सिमम किसी ऑक्टोपस की लाइफ है वो 4 साल होती है, लेकिन 90% ऑक्टोपस की लाइफ जो है वो 1 साल की होती है। और इंतहाई छोटे से होने के लिए जो सबसे छोटा ऑक्टोपस है वो 1 ग्राम और 1 सेंटीमीटर का है। अच्छा। और जो सबसे बड़ा है उसके हाथों का स्पैन तकरीबन 16 फुट का है। तो इतनी वैरायटी, इतनी चीज़ें, और पाकिस्तान जैसी जगह में लोगों को इसको वाकफियत ही नहीं कि अक्सर लोग तो कहते हैं कि पाकिस्तान में मिलता है। पाकिस्तान में जो जितने भी रॉकी शोर हैं, खुले समुंदर हैं, उसमें मिलते हैं, और बाज़ तो खुले समुंदर में मिलते हैं जो कि उनके अंडे देने का अंदाज़ ही बिल्कुल डिफरेंट है। वो खुले समुंदर में होने की वजह से वहाँ पर अंडे नहीं देते हैं, बल्कि एक अपने गिर्द अंडे देते फीमेल एक शेल बना लेती है। इंतहाई खूबसूरत शेल होता है, इंतहाई नाजुक शेल होता है।
और उसके अंदर अंडे देती है और फिर प्रोटेक्ट करती है, और उसके बाद उसकी भी डेथ हो जाती है, वो सारे बच्चे पैदा हो जाते हैं। सही। तो इतनी वैरायटी जो एनिमल्स में वो है, और यहाँ पर हमारी पूरी कोशिश है, WWF इस काम में लगा है कि लोगों को मरीन एनिमल्स के मुतालिक अवेयरनेस दी जाए, उनके कंजर्वेशन के लिए, उनके जनरल उनकी मालूमात के लिए, क्योंकि ये एनिमल की स्टडी सेल्फ इतनी है, क्योंकि इसका जो सही कह रहे हैं बिल्कुल, ये जो मरीन लाइफ है, मरीन एनिमल्स हैं, इनकी बहुत ज़्यादा स्टडी है, और जितना आप इनको पढ़ते जाएं, जितना इनके बारे में जानते जाएं ना, तो बस आप हैरान भी होते जाते हैं, और आप यही सोचते हैं कि भाई ये इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इन तमाम तर चीज़ों की, शायद हमें उतनी अवेयरनेस नहीं है। चलिए जी, हमारे साथ मोहम्मद मज़म साहब मौजूद हैं और इनसे भी इस हवाले से डिस्कशन करते रहेंगे। खुर्शीद भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं। खुर्शीद भाई, जिस तरीके से अभी बात हो रही थी ना कि ये जो मरीन एनिमल्स हैं, इनकी बहुत ज़्यादा स्पीशीज़ भी होती हैं, बहुत ज़्यादा अहमियत भी होती है इस हवाले से, तो डेफिनेटली हर बंदा यही चाहता है कि वो अवेयरनेस रखे, हर इंसान ये चाहता है कि उसकी कंट्री में भी इस तरह की चीज़ें हों, एक्सपोर्ट हों तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो और उसकी डिमांड हो। आप क्या कहेंगे आज दुनिया भर में ऑक्टोपस का दिन मनाया जाए? देखिए, मैं तो जो प्रोग्राम के आगाज़ में हमने जिस बात की थी अपने साहिल की और आबी हयात की नाराज़गी की बात की जी बिल्कुल, वही मैंने कहा, उसी की बात कर रहे थे। देखें, इस शहर में जितनी आबादी है उस आबादी के हिसाब से यहाँ का जो सिस्टम है, ये निकास का सिस्टम है, पानी का सिस्टम है, अब वो उस तरह से मुतारिक नहीं है जिस तरह से होना चाहिए। फिर हमारी इंडस्ट्रीज़ का जो फुजला हमारे समंदर में जाता है, जिसकी वजह से मैंने अर्ज़ किया था कि भाई हमारी जो आबी हयात हैं वो नाराज़ हैं, ऑक्टोपस भी नाराज़ हो जाते होंगे अगर यहाँ आते होंगे तो हमें कम से कम ये बहैसियत शहरी हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम किसी भी सियाहती मकाम पर जाएँ, चाहे वो पार्क्स हों, चाहे वो साहिल का कोई भी पोर्शन हो, या मनोरा जाएं, कहीं भी जाएं, तो कम से कम अपने साथ एक बैग लेके जाएं अपना शॉपर। तो हम अपना जो भी आइसक्रीम ले रहे हैं, स्नैक्स ले रहे हैं या चिप्स ले रहे हैं, जो भी ले रहे हैं, तो हम कम से कम अपना जो आपका जो डस्ट है, तो आप उसको कम से कम शॉपर करें, और शॉपर को जो है वो वहाँ पर डस्टबिन प्रॉपर करें। आज के जो आबी हयात के वाले से जो मैसेज है वो यही है कि हमें अपने साहिलों को जो है वो साफ़ रखना है, ताकि हमारे जो आबी हयात हैं वो उनकी लाइफ जो है बढ़े, और हमें प्रॉपर जो है वो हमें फ़िशिंग मैसर आ सके, और सेहतमंद फ़िश हमें जो है वो मैसर आ सके, और यहाँ हमारे साहिल से वापस ना जाए, वो सेहतमंद फ़िशिंग जो है वो हो सके। अच्छा जनाब, जिस तरीके से हमारे साथ हम बात कर रहे हैं, आज दुनिया भर में ऑक्टोपस का दिन मनाया जा रहा है, और साथ साथ हम आपके साथ में न्यूज़ सेशन से अपनी खबरें भी बता रहे हैं, आपको टॉप स्टोरीज भी बता रहे हैं। भाई पड़ोसी मुल्क भारत ने क्या किया? पड़ोसी मुल्क भारत ने एक दफ़ा फिर से साबित कर दिया कि उनका मीडिया जो है बिल्कुल नाकारा, निकम्मा और फेक मीडिया है, और इस दफ़ा उन्होंने जो है वो किया क्या है और किसके साथ किया है। और डेफिनेटली अगर आप स्विंग के सुल्तान वसीम अकरम के बारे में बात करेंगे तो फिर वो आपको ऐसे जवाब देंगे, वो कहते हैं कौन लोग हो तुसी, कितने आए हो। तो देखिए जी खुर्शीद भाई, ये एक समझ में नहीं आऊंगी कौन लोग हो तुसी। एग्जैक्टली, ये करता क्या इंडियन मीडिया भाई? गोदी मीडिया जो है ना, उसने जब ये मार का हक हमारा शुरू हुआ तो उसने जो है वो लाहौर में भी पोर्ट तबाह कर दी थी, और कराची की पोर्ट को कब्जे में ले लिया था मौजूद साहब। उन्होंने बड़ा मीडिया को देखिए, मीडिया का उन्होंने मिसयूज किया, और डबल चेक की, जिस तरह वसीम अकरम ने बात की, और डबल चेक उन्होंने नहीं किया, और पाकिस्तान का कोई ऐसा शहर नहीं था जो उनकी मीडिया के मुताबिक जो है वो उनके कब्जे में आ चुका था। लाहौर में तो पोर्ट नहीं है, लेकिन लाहौर को भी कब्जा कर लिया, लालू खेत पर कब्जा कर लिया उन्होंने। तो ये वो इस वक्त जो है ना, उनका दिमागी तौर पर वो काबू में नहीं है, और जिस तरह से मोदी काबू में नहीं है, इसी तरह उनका मीडिया भी उनके इख्तियार में नहीं है। मैं समझता हूँ उनको पहले अपना जो मीडिया है ना, उसको दुरुस्त सिमत में लेके जाना चाहिए, ना कि फिल्मों में ही आज़ादी दिखाएं। वो फिल्मों की हद तक तो ठीक है क्योंकि वो फिल्म है, लेकिन कम से कम इस तरह की चीज़ों के ऊपर जो हमारे लेजेंड हैं, वसीम अकरम लेजेंड है, और इसकी नाम सिंबॉलिक हो सकते हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन कम से कम उस शख्सियत को तो आप जो है इस तरह बदनाम ना करें कि कोई स्पाई पकड़ा गया है, उसका नाम भी वसीम अकरम है, तो इनकी तस्वीर लगा दी। तो उन्होंने सही कहा, कौन लोग हो तुसी। बिल्कुल, ये वाकई एक सोचने वाली बात है कि इंडियन मीडिया को, मतलब उनको ये भी नहीं पता कि वो कर क्या रहे हैं। ये नहीं कि ये इस तरह से होता है कि जब आप किसी के खिलाफ कुछ भी करने के लिए लगे हुए हो ना, या आप बस आपने किसी के साथ कोई ना कोई चीज़ गलत करनी है, तो आप क्या होता है कि अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी मार रहे होते हैं। आप ये कर रहे होते हैं कि आप अपना ही नुकसान कर रहे होते हैं। पहले ही आपके मीडिया के बारे में, इंडियन मीडिया के बारे में इतने पूरी दुनिया बात कर रही है, पूरी दुनिया कहती है कि जी रिलायबल मीडिया ही नहीं है इंडियन मीडिया जो है। आपके अपने स्टार्स, बॉलीवुड से आपको बैकलैश है, आपकी आवाम से आपको बैकलैश है, और अब देखिए दोबारा उन्होंने, मतलब ये ग्रजेस होते हैं, ये वो ग्रजेस होते हैं जो बगैर सोचे समझे ना आप किसी के साथ भी जो है वो पोर्ट्रे कर देते
थे और उसके बाद आप कहते हैं कि ये वाला काम जो था ना ये मिस हैंडल हो गया। तो बाकी इस दफ़ा बहुत ज़बरदस्त जवाब दिया उनको वसीम अकरम ने, और उनको बताया है कि भाई आप कम से कम चेक तो कर लें कि आप किसकी पिक्चर चला रहे हो और किसकी पिक्चर नहीं चला रहे। अच्छा जी, हमारे साथ मौसम सर भी मौजूद है और उनसे हम बात कर रहे हैं जी ऑक्टोपस के हवाले से। अच्छा, जिस तरीके से अब हम बात कर रहे थे कि जो मरीन एनिमल्स होते हैं इनकी बहुत सारी स्पीशीज़ होती हैं, इनके बारे में जानना बड़ा ज़रूरी है। थोड़ा सा बताएं कि ये कितनी इनकी इंपॉर्टेंस होती है और लोगों को ये क्यों पता होना चाहिए कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस है और अवेयरनेस किस तरह से दी जाए। ना, समुंदर दुनिया के हर मुल्क के पास नहीं है। हाँ। जिन लोगों के पास एक नेमत है, और ऐसा समुंदर जो कि मरीन लाइफ से भरा हुआ हो, हाँ। दुनिया में कई मुल्कों के पास है सिर्फ। हाँ। और पाकिस्तान के पास जिस तरह का समुंदर है, हाँ। वो बहुत कम मुल्कों में, दुनिया का हाईएस्ट प्रोडक्टिव सी हमारे पास मौजूद है। हाँ। हमारे पास दुनिया का वन ऑफ दी लार्जेस्ट लिविंग रिसोर्स जो खुले समुंदर में छोटी मछलियाँ मिलती हैं वो मौजूद हैं। और जो समुंदर में बीचेस हैं हमारे पास, समुंदर में जो हमारे पास रॉकी हैबिटाट्स हैं, सब सरफेस हैबिटाट्स हैं जहाँ कोरल्स मौजूद हैं, जहाँ पर शिपरेक्स मौजूद हैं, हाँ। जहाँ पर आप जाके देख सकते हैं। तो एनिमल्स की कोई इंतहा नहीं है। लेकिन जो हमारे पास नॉलेज है, दुनिया भर में तकरीबन कहते हैं कि 1% समुंदर के मुतालिक, जानवरों के मुतालिक मालूमात है। हाँ। पाकिस्तान में ये गालबन 1% भी नहीं है, हम तकरीबन 0.4-0.5 से ज़्यादा नहीं है। तो हमें अपने एनिमल्स को, अपने लाइफ को, उनकी प्रोडक्टिविटी को समझने की ज़रूरत है। हाँ। उनको बचाने की ज़रूरत है। सही। और यही वो मकसद है जिसके लिए WWF भी काम कर रहा है। हम छोटे एनिमल जो कि नुक्ते के बराबर होते हैं, वहाँ से लेके वेल तक पर काम कर रहे हैं। पाकिस्तान दुनिया का ऐसा मुल्क है जहाँ पे वेल की एक ऐसी किस्म सिर्फ अरेबियन सी में मिलती है, जो सिर्फ हमारे पास है जी। और हमारे पास दुनिया की तमाम बड़ी वेल्स हमारे पाकिस्तान में मौजूद हैं। हम इस इलाके में जितने बड़े एनिमल्स हैं जिनको जाकर हम देख सकते हैं समुंदर में, अगर शिकार तो दूर की बात है, हम सिर्फ उनको देख के ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो जो पोटेंशियल हमारे पास है, चाहे खाने के हिसाब से, एक्सपोर्ट के हिसाब से हो, रिक्रिएशन के हिसाब से हो, पढ़ने लिखने के हिसाब से हो, तो कोई उसकी लिमिट नहीं है। मालूमात का ना होना एक बहुत बड़ा फुकदान है, लेकिन जो हमारे साइंटिस्ट काम कर रहे हैं, जो बच्चे काम कर रहे हैं, उनको समझने की ज़रूरत है। क्योंकि अल्लाह ताला की तरफ से जो नेमत है उसको हमको सही तरह से यूटिलाइज़ करना चाहिए। जो इंसान को अल्लाह ताला ने सबसे पहला काम दिया था कि जानवरों को, आप जो दुनिया में जानवर हैं उनको गिनो कौन से हैं। हाँ। उनकी आइडेंटिफिकेशन पूछी थी। लोगों को ज़रूरत है कि इन जानवरों को पहचानें, इनको बचाएं। इस मुल्क का एक असेट है। अगर हमारे पास पहाड़, दरिया, दूसरी चीज़ें भी हैं तो ये जानवर भी हमारे पास कीमती मौजूद हैं। सही। चलिए जी, बहुत शुक्रिया मौसम साहब हमारे शो पर आए, और शो में यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आएंगे और फिर मिलवाएंगे आपको पाकिस्तान के स्टार्स से। स्टे विद अस। वेलकम बैक। तो जनाब, अभी मिलवाते हैं आपको एक ज़बरदस्त पर्सनालिटी से, और पर्सनालिटी ऐसी हैं कि जिन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। और ये वो लोग हैं, ये वो टैलेंटेड लोग हैं जिनसे मिलके खुशी भी होती है और जिनसे आपको मिलवाकर भी बड़ी खुशी होती है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है पाकिस्तान व्हीलचेयर क्रिकेट टीम से उनके कैप्टन मोहम्मद ज़िशान। उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़िशान भाई, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? जी, आप ठीक हैं। ज़िशान भाई, पहले तो बहुत सारा कांग्रेट्स आपके लिए कि आपने इतनी ज़बरदस्त जो है वो कामयाबी हासिल की। कुछ बताएं अपनी जर्नी के बारे में, और अभी रिसेंट जो आप लोगों का हुआ है मैच अफ़गानिस्तान के साथ। बिल्कुल, अफ़गानिस्तान के साथ जो हमारी सीरीज़ हुई, बड़ी तारीख़ी सीरीज़ थी। तारीख़ी इसलिए कि पहली मरतबा पाकिस्तान में 20 साल में कोई इंटरनेशनल टीम आई अफ़गानिस्तान की। really काफ़ी इसके पीछे कोशिशें, आपको पता है जो पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के हालात मुसलसल 2-3 साल से काफ़ी कशीदा रहे, उसके बावजूद जो है वो टीम आई यहाँ खेली, और बड़ा जो है हम सबसे ज़्यादा तो सिंध हुकूमत के शुक्रगुजार हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, स्पेशली चेयरमैन साहब के, जिनकी वजह से इस टीम को यहाँ तक पहुँचने में मदद मिली। अफ़गानिस्तान टीम आई, खुसूसी दिलचस्पी चेयरमैन साहब की, और हमेशा PCB की हमारे साथ सपोर्ट रहती है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब का बहुत शुक्रिया, जिन्होंने इस सीरीज़ को कामयाब बनाने में बड़ा अहम किरदार अदा किया। सही। और मीडिया का सबसे ज़्यादा मैं शुक्रिया अदा करूँगा, जिन्होंने इसको बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया, फोकस्ड रहा काफ़ी। पूरे तमाम 4 मैचों की सीरीज़ थी, और अल्हम्दुलिल्लाह 3-1 जो है वो हमने जो इसको विन किया। सही। अच्छा ज़िशान भाई, जो है ना, जब मैं मेरी ज़िशान भाई से बात हो रही थी अभी शो से पहले, तो ज़िशान भाई बता रहे थे, मैं ज़िशान भाई से पूछ रही थी कि ज़िशान भाई ये बताएं, इंडिया की जो टीम है
वो उसका क्या सिचुएशन है और कितनी दफ़ा जो है हमारी पाकिस्तानी टीम ने उनको मैचेस हराए हैं। और अभी रिसेंट क्योंकि अब दोबारा से होने जा रहा है मैच, तो अब तो कुछ कह नहीं सकते कि उनकी टीम आएगी या नहीं आएगी। ऑब्वियसली उनकी जानिब से तो यही होगा कि वो नहीं आएगी, लेकिन ज़रा बताएं कि हमारी जो वुमेंस क्रिकेट टीम है ऑब्वियसली वो भी उतनी खातिर खा कामयाबी हासिल नहीं करती। अभी एशिया कप में क्या हुआ सबने देखा। हमारी जो इंटरनेशनल व्हील चेयर क्रिकेट टीम है वो क्या कर रही है? बिल्कुल ऐसा ही है अल्हम्दुलिल्लाह। हमने तो क्रिकेट के मैदान में हमेशा सुरखरू रहे। इंडिया को हमने एशिया कप में भी, दोनों एशिया कप में हराया। मलेशिया में सीरीज़ थी वो भी हमने विन की, तो इंडिया के साथ तो पलड़ा हमारा भारी रहा और हमने हमेशा उनको शिकस्त दी। जहाँ तक बात है एशिया कप में इंडिया की टीम के आने की जी, तो दावतनामा तो एक होता है, जो एक प्रोटोकॉल होता है, जो एक इवेंट का जो हमारे इंटरनेशनल काउंसिल। लेकिन ये अच्छी बात है कि कम से कम हमारी जो व्हील चेयर की क्रिकेट टीम है इसने हमेशा ही इंडिया को हराया है। और अभी जब मेरी बात हो रही थी इससे पहले तो मुझे बता रहे थे तो मैं बहुत खुश हो रही थी। ज़िशान भाई को मैं कह रही थी रियली चलें, तो बड़ी अच्छी बात है कि हमारी जो व्हील चेयर की क्रिकेट टीम है उसने एटलीस्ट इंडिया को जो है वो हराया। और ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि देखिए ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि जब इंडियंस इस तरह की बात करते हैं या खुद उनका पीएम इस तरह की बात करता है कि हर स्पोर्ट्स में भी वो सियासत को लेके आते हैं, तो फिर वो ये वाले स्पोर्ट्स क्यों भूल जाते हैं, फिर वो हमारी इस टीम को क्यों भूल जाते हैं। फिर इस टीम ने जो है वो मुंह तोड़ जवाब दिया हुआ है। अच्छा, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि ये आपके जो मैचेस होते हैं, सीरीज़ होती हैं, इनके बारे में जानना भी चाहते हैं, देखना भी चाहते हैं। थोड़ा सा क्राइटेरिया बताएं कि आप लोग किस तरह से खेलते हैं और क्या आप लोगों की ट्रेनिंग होती है और क्या फिटनेस का जो लेवल होता है वो क्या रिक्वायरमेंट होती है उसकी? बिल्कुल ऐसा ही है। और जिस तरीके से हमारी नेशनल टीम है, जो हमारा डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है, बिल्कुल पीसीबी के डोमेस्टिक स्ट्रक्चर को हम फॉलो करते हैं। इसी तरह हमारे रीजन्स हैं और बहुत आसान है। हमारे सोशल मीडिया पे हमारी वेबसाइट है, ऑनलाइन फॉर्म है और इस तरीके से हमारे नंबर्स हैं जिसके ऊपर अगर किसी को शौक़ है खेलने का वो अपनी वीडियो बना के भेज सकता है। वो फिर हमारे रीजन्स में जाती है। हमारे कोचेस हैं, हमारे जो फिज़िकल ट्रेनर है वो देखते हैं कि उसमें क्या कैपेबिलिटी है कि वो, क्योंकि हमारे इस क्रिकेट में ना आपकी अपर बॉडी को स्ट्रांग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा। देखें लोअर पार्ट मतलब टांगें अगर आपकी कमज़ोर है लेकिन आपके हाथ, शोल्डर, आपकी जो बॉडी बैलेंस वो एक्यूरेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना, जब भी आप व्हीलचेयर को रन भी कर सकते हैं। क्योंकि हमारी क्रिकेट बिल्कुल एज कंपेयर टू रेगुलर क्रिकेट बिल्कुल सेम है। सिर्फ इसमें दो चीज़ों की जो है वो एक ये समझ लें कि मॉडिफिकेशन। एक तो ये कि हमारी जो पिच की लेंथ है वो 18 यार्ड्स है। बाउंड्री आजकल आप देखें न्यूजीलैंड में इतने छोटे छोटे ग्राउंड्स हैं, 50-55 यार्ड्स पे वुमेन क्रिकेट के भी मैचेस होते हैं, तो हमारी भी वही है। इसके अलावा कोई बिल्कुल सेम फॉर्मेट, आईसीसी के रूल्स, पूरा T20 फॉर्मेट उसी गेम मोमेंटम के साथ जो है वो हमारे मैचेस होते हैं। और वो आप जब भी उसमें अट्रैक्शन है, बल्कि इंग्लैंड में तो ये कहा जाता है दिस इज़ एन अनबिलीवेबल क्रिकेट, क्योंकि क्रिकेट इतना टेक्निकल गेम है कि अगर आपके हाथ पाँव में थोड़ी सी भी चोट लग जाए तो आप ग्राउंड से बाहर हो जाते हैं। बिल्कुल इंजरीज जहाँ हो पे जाती आपकी है। बॉडी 70 से 80% काम ना कर रही हो, उसके बावजूद आप उसी जोश और जज्बे के साथ दैट्स अमेजिंग। और यही तो होती है ना, ये कहते हैं कि क्रिकेट जो है इज अ गेम ऑफ स्पिरिट आल्सो, कि आपके अंदर जो पैशन है ना, बहुत सारी चीजें आप अपने पैशन से करते हैं, यकीन से करते हैं। यानी अगर आपको लग रहा है कि ये कैच आप ड्रॉप कर देंगे तो शायद वो कैच आप ड्रॉप कर देंगे, लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं ये कैच मैं पकड़ सकता हूँ या ये मैच में जीत सकता हूँ, तो डेफिनेटली कुछ ना शायद अल्लाह की तरफ से भी एक इंटेंशनली भी आपका कोई साथ मिल जाता है, आपको खुद भी कोई आपके लिए अल्लाह ताला जो है ना वो चीज़ें बेहतर कर देता है। तो हर चीज़ के ऊपर ना यकीन रखना बड़ा ज़रूरी है कि आई कैन डू दिस या वी कैन डू दिस। तो आप यकीन करें आपका उसका पूरा जो एक क्राइटेरिया है ना वो चेंज हो जाता है। मतलब अगर आप हार भी रहे हो और उस टाइम आप 11th आवर पे भी आप ये सोच रहे हो कि नहीं हम ये गेम जीत सकते हैं, तो बेशक आप वो गेम ना जीतें लेकिन आप जीत के करीब पहुंच जाते हैं। तो क्रिकेट इज़ ऑल अबाउट पैशन, क्रिकेट इज़ जस्ट अनएक्सपेक्टेड गेम के लास्ट बॉल तक आप वेट करते हैं कि कभी भी कुछ भी पॉसिबल है। तो ये वो लोग हैं, ये वो टैलेंटेड लोग हैं, ये वो हमारे पाकिस्तान के वो पर्सनालिटीज़ हैं कि जो हमारा सर फ़ख्र से बुलंद भी करते हैं और इतना ज़बरदस्त खेलते हैं कि पूरी दुनिया में जो है वो पाकिस्तान का नाम रोशन होता है। अच्छा जी, खुर्शीद भाई भी हमारे साथ बैठे हुए हैं और साथ साथ में जो है वो हम आपको बता रहे हैं कि क्या क्या टॉप स्टोरीज़ हैं और क्या क्या ओवरऑल सूरत हाल है। खुर्शीद भाई, तारीख जो है वो रकम हो गई है और मैं क्या कहूँ कि मैं हैरान हूँ इस बात पर कि हम जितनी ज़्यादा बात करते हैं, अभी सुबह ही जो है वो हमने बताया NICVD के हवाले से, और जब मैंने ये खबर सुनी तो आई वाज रियली शॉक्ड कि अच्छा
एक शख्स है जिसका ऑपरेट इमरजेंसी के में होना है, जिसका ऑपरेट फ़ौरन होना है, लेकिन उसको JPMC में जिन्ना हॉस्पिटल में तारीख दी जा रही है 2 साल बाद की, 2027 की डेट दी जा रही है। अब ये खबर कुछ इस तरीके से है कि जिन्ना अस्पताल में ऑपरेशन की लंबी तारीख ने तमाम रिकॉर्ड्स जो हैं वो पार कर लिए हैं। और आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि ये जो शख्स है, इसको ऑपरेशन की डेट दी गई 2 साल बाद की, तो उसने फिर ये सारी चीज़ें जो है वो अपडेट की और फिर CT21 ने इस खबर को अपने नाज़रीन तक पहुंचाया और ऑपरेशन के लिए आने वाले मरीज़ को 2 साल बाद जून 2027 की तारीख दे दी। अरबों रुपए बजट का बजट और स्टाफ होने के बावजूद लंबी तारीख इंतजामिया पर सवालिया निशान बन गई है। 2 साल बाद की तारीख मिलने पर मरीज़ ने सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल कर दी। मरीज़ शदीद तकलीफ में है, फौरी ऑपरेशन किया जाए। वीडियो में भी ये शख्स अपील कर रहा है। मरीजों की तादाद ज़्यादा है, डॉक्टर्स की तादाद की कमी के बायस बड़ी तारीख दी गई है। मुल्क भर से मरीज़ जिन्ना अस्पताल लाए जाते हैं। ये देखें आप, मतलब 2 साल बाद की तारीख। देखिए ये तो एक मरीज़ की कहानी है ना, कितने ऐसे होंगे। हॉस्पिटल में अगर आप सिर्फ OPD में खड़े हो जाएं जी, और जब हम क्राइम सेक्शन देखते थे तो मैं कम ही OPDs के विजिट किए मैंने, क्योंकि वहाँ खड़ा होना एक ऐसा है कि आप दीदा हुए बगैर नहीं रह सकते जी। चाहे वो जिन्ना की इमरजेंसी हो, अब्बासी शहीद की हो, सिविल हॉस्पिटल की हो, कोई भी इमरजेंसी हो, तो वहाँ आपका खड़ा होना, आप ये समझ लीजिए कि आप बड़ी हिम्मत और हौसले से वहाँ खड़े हो सकते हैं। अदरवाइज़ आपको मुख्तलिफ़ किस्म के मरीज़ जो है वो वहाँ पे आगुजारी करते हुए नजर आएंगे। किसी को ट्रीटमेंट नहीं मिल रही, किसी को मेडिसिन नहीं मिल रही, तो ये हॉस्पिटल्स की कंडीशन होती है। कराची में नंबर ऑफ पेशेंट ज़्यादा हैं, खा वो NSCVD हो, सिविल हो, जिना हो, क्योंकि कराची का अपना एक नंबर ऑफ पेशेंट है। फिर कराची में दीगर सूबों से भी शहरी आते हैं इलाज मुआलजे के लिए, क्योंकि मुल्क के दीगर शहरों में वो सहूलियात नहीं हैं जो कम अज़ कम कराची में मौजूद हैं। कराची में जो जिन्ना हॉस्पिटल है ये वो हॉस्पिटल है जो THU हॉस्पिटल है। अरे भाई, जिन्ना हॉस्पिटल के बारे में तो ये कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा जो इमरजेंसीज लाई जाती हैं, यानी सबसे ज़्यादा जो केसेस रिपोर्ट होते हैं आते हैं वो जिन्ना हॉस्पिटल में आते हैं। बिजी तरीन इनका है। लेकिन जिन्ना में जो नंबर ऑफ पेशेंट, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ कि जिन्ना में नंबर ऑफ पेशेंट ज़्यादा हैं, तो कम अज़ कम जो है वो गवर्नमेंट को अब नए हॉस्पिटल्स की तरफ जाना होगा। क्योंकि देखिए आप जो गुलशन हदीद है, गुलशन हदीद जो नेशनल हाईवे, वहाँ पर कोई भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं है। वहाँ भी कोई ज़ख्मी होगा तो वो अल्टीमेट जिन्ना हॉस्पिटल लेकर आया जाएगा। इस पूरी तवील दौरानिए में कहीं रास्ते में कोई सरकारी हॉस्पिटल नहीं है, सिर्फ प्राइवेट सेक्टर का हॉस्पिटल है। तो अब हमें हवाई सिंध गवर्नमेंट को, जहां NSCVD का अच्छा ज़बरदस्त पॉजिटिव प्रोजेक्ट है, तो अब जिन्ना की तर्ज के कोई और हॉस्पिटल जो है नेशनल हाईवे की तरफ भी बनाने होंगे, ताकि नंबर ऑफ पेशेंट्स यहाँ कम हो। ये मेन हॉस्पिटल है ना, यहाँ पर जख्मी, सड़क के हादसे का जख्मी भी आ रहा है, गन शॉट भी आ रहा है, किसी की हड्डी टूटी वो भी आ रहा है, फिर साइबर नाइफ के लोग भी आ रहे हैं। तो यहाँ पर जो इक्विपमेंट है वो उस तर्ज पर बड़ा इक्विपमेंट नहीं है कि वो जो मरीज आया उसकी फौरी तौर पर MRI कर दी। MRI की डेट भी आपको कम से कम 2 से 3 महीने बाद की मिलती है वहाँ पे। सही। और अगर आपको ज़रूरत है, क्योंकि डॉक्टर आप पेशेंट हैं, तो आपको MRI करवानी है और कल आपको चेकअप करवाना, तो ये पॉसिबल नहीं है कि जिन्ना में आपकी MRI हो सके। ये तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि इतनी ज़्यादा पेशेंट्स के लिए जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर दी गई है, इतना ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया गया है। दूसरी एक और बात मैं यहाँ ऐड करना चाहूँगा, हमारे जो ये पैरामेडिकल के स्टाफ एहतजाज करते हैं, ये इनसे मेरा ये एक मुतालबा है कि ये अपनी तनख्वाह की इजाफे के लिए एहतजाज करते हैं। कभी इन्होंने एहतजाज किया कि मरीजों को जो है वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि कभी मरीजों के लिए जो है कोई एहतजाज नहीं किया जाता, कोई प्रोटेस्ट नहीं किया जाता कि भाई मरीज परेशान है या उनको दवा की ज़रूरत है या फिर उनको फौरी जो है बर वक्त इलाज की ज़रूरत है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। आई होप कि ये चीज़ें जो है वो बेहतर हो। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया खुर्शीद भाई हमारे शो पर आए, बहुत शुक्रिया ज़िशान भाई हमारे शो पर आए। शो में यह वक्त तो एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मिलवाएंगे आपको एक ज़बरदस्त पर्सनैलिटी से। हमारे साथ रहिए। कह देना आँखों से, समझ लेना बातों से, कोई तो रहता है आँखों में, आँखों में। कल तक था मैं अकेला यादों में, जाने जा आज तू साथ है। मैं अब और किसी से क्यों
जाने जा आज तू साथ है, तेरी ही सूरत है आँखों में, आँखों में। आज कहीं मिल जाए तो बताऊं मैं तुझे के रहे अफसाना, चाहत से है जीवन क्यों छुपाऊं मैं इसे, मैंने ये जाना है तेरी ही सूरत है सांसों में, सांसों में। कह देना आँखों से, समझ लेना बातों से, कोई तो रहता है आँखों में। ये तो हमारे साथ स्टूडियोज में इस वक्त मौजूद हैं विंस डैनियल, जो कि सिंगर भी हैं, वोकलिस्ट भी हैं और गिटारिस्ट भी हैं। और सुन तो आपने लिया ही होगा कि कितना ज़बरदस्त जो है इन्होंने सॉन्ग यहाँ पर गाया। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसे हैं विंस? ठीक ठाक? मालिक, आप सुनाएं? क्या हो रहा है भैया आजकल, ये बताएं। आजकल बहुत सारा काम, म्यूजिक एंड यस डेफिनेटली बेसिकली चूंकि मैं टीचर हूँ और म्यूजिक जो है मेरा पैशन है मेरा, तो मैं इसको साइड बाय साइड में लेके मैं चलता हूँ। मतलब एक तरफ पैशन है, एक तरफ इंटरेस्ट है। एक तरफ पैशन, एक तरफ इंटरेस्ट है। अच्छा ये बताएं कि अभी कोई नया म्यूजिक कुछ आपने लॉन्च किया है, कोई नई एल्बम, कोई नए सॉन्ग्स वगैरह आपने बनाए? वर्किंग ऑन इट, इंशाल्लाह बहुत जल्द यू बी गेटिंग टू नो। सही। अच्छा विंस जो है वो टीचर भी हैं, तो आप सिंगिंग सिखाते हैं, गिटार प्ले करना सिखाते हैं, या फिर ओवरऑल क्या मतलब टीचिंग, क्या आपकी क्वालिटीज़ हैं? सो बेसिकली मैं एक टीचर हूँ, जैसे मैंने पहले कहा कि मैं एक प्रोफेशनल टीचर हूँ और मैंने अपनी टीचिंग का आगाज़ बेसिकली कॉलेजेस एंड स्कूल से मैंने किया। अच्छा। इसके अलावा फिर करते 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 म्यूज़िक जो है मेरा एक पैशन था जिसको मैंने फॉलो किया, मैं अभी भी इसको फॉलो करता हूँ। सो यस, मैं इसको अपने पैशन को, अपने इंटरेस्ट को, जैसे मैंने पहले कहा, आई टेक इट साइड बाय साइड। तो होता ये है कि जैसे इवेंट्स होते हैं हमारे पास रिकॉर्डिंग्स होती हैं, सो नॉर्मली मैं उसमें ऑप्ट करता हूँ जाने के लिए। एंड नॉर्मल जो अपना हमारे पास एक हमारी जो फील्ड है टीचिंग की, आई कैरी ऑन टू दैट। चलें जी, हमारे साथ विंस मौजूद हैं और यहाँ पर आ गया है हेडलाइंस ब्रेक, और ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर इनसे डिस्कशन भी करेंगे और सॉन्ग भी सुनेंगे। स्टे विद अस। चलते चलते देखना एक दिन काबू आएगी, साथ जीऊंगी साथ मरूंगी कसमें खाएगी। लेकिन तो चलते चलते देखना एक दिन काबू आएगी, साथ जीऊंगी साथ मरूंगी कसमें खाएगी। हो चारों तरफ मैं हूँ तेरे, बच के कहाँ जाएगी। मैं कहूँ चाहे इटली फ्रांस ये लारियड्डा लारियड्डा लारियड्डा, हाँ तुम्हारे और मेरे घर के बीच में लारियड्डा लारियड्डा लारियड्डा, हाँ तुम्हारे और मेरे घर के बीच में लारियड्डा लारियड्डा लारियड्डा, हाँ यहाँ सुनेगा नहीं कोई पुकारी है लारियड्डा लारियड्डा लारियड्डा, हाँ तुम्हारे और मेरे घर के बीच में लारियड्डा लारियड्डा लारियड्डा, हाँ तुम्हारे और मेरे घर के बीच में लारियड्डा लारियड्डा लारियड्डा। ये तो जनाब, ये सजाद भाई का सॉन्ग बड़ा ज़बरदस्त और खूबसूरत तरीके से जो है वो विंस ने गाया है। और हमें एक और पर्सनालिटी ने ज्वाइन किया है जो कि किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, मेरी बड़ी फेवरेट है, आपकी बड़ी फेवरेट है। मिलवाते हैं आपको मुना जैसे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसी हैं आप? ठीक ठाक? आई एम फाइन। क्या हो रहा है मुना आजकल? आजकल काम हो रहा है, काम हो रहा है, सारा पॉडकास्ट की तैयारी हो रही है, नया पॉडकास्ट स्टार्ट होने वाला है हमारा।
तो बस यही और काम। सही। हाँ, आजकल तो वैसे जो है ना सोशल मीडिया या डिजिटल मीडिया पे इतना काम है, वाकई हर इंसान जो है ना वो बड़ा बिजी है। लेकिन इस शेड्यूल में और इस पूरे लाइफ स्टाइल में आपकी ज़िंदगी का रिमोट कंट्रोल किसके पास है? और क्या आप अपनी ज़िंदगी को खुद से रन करते हैं या फिर आप किसी के प्रेशर में, स्ट्रेस से रन करते हैं? मुन्ना से इस पे बात करते हैं। मुन्ना, ये बताएं किसके पास होता है जी लोगों की ज़िंदगी का रिमोट कंट्रोल? अक्सर हमें आके ये लोग कहते हैं कि यार मैं तो ये कर नहीं सकती, मुझे ये परमिशन नहीं है, मुझे ये घर से बाहर जाने की अलाउ नहीं है, मुझे तो है ना मेरी सांस ये कह देती हैं तो मेरा तो पूरा दिन ही मूड ख़राब हो जाता है। तो सबसे पहले ये रिकॉग्नाइज करना ज़रूरी है कि आपके ऊपर आपका पावर आपके पास है या किसी और के हाथ में आपका रिमोट कंट्रोल है। अक्सर लोग कहते हैं कि है ना सोशल मीडिया पे एक कमेंट आ गया, जो हमारी यंगर जनरेशन है उनके लिए ये बहुत ही एकदम से डाउनर हो जाता है कि उनने कोई पोस्ट लगाई है उस पर कोई नेगेटिव कमेंट आ जाए, पूरा दिन उनका ख़राब हो जाता है, मोटिवेशन बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है। तो उनके लिए ये ज़रूरी है समझना कि आपने उनको पावर दिया हुआ है तभी वो आपको अफेक्ट कर रहा है। अगर कभी कोई नेगेटिव कमेंट आ जाता है, कोई क्रिटिसाइज कर देता है, कोई आपको कोई ऐसी नेगेटिव बात कर देता है, तो आपके हाथ में आपका रिमोट है, आप पॉज का बटन दबा सकते हैं। और अगर आपको कोई लाइफ में ड्रीम्स अचीव करने हैं तो आप फास्ट फॉरवर्ड का बटन दबा के और बिल्कुल आप ना ऐसी चीज़ों को ना देखें जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं और फास्ट फॉरवर्ड जाके अपने गोल्स तक पहुंचे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक है, कोई ऐसी चीज़ है जो फॉर एग्जांपल आपकी मदर इन लॉ है या कोई आपको नेगिंग कर रहा है, आपका बॉस जो है आपको ओवर क्रिटिसाइज कर रहा है, तो वहाँ पे आप पॉज का बटन दबा सकते हैं, वॉल्यूम को कम कर सकते हैं ताकि आपके दिमाग को वो अफेक्ट ना करे। जो अच्छी चीज़ें हैं, जो इंस्पिरेशन है, उसका वॉल्यूम आप अप कर सकते हैं। सही। ठीक है, जो जिंदगी में आप कभी डाउन होते हैं, फील करते हैं कि यार अब तो कुछ नहीं हो सकता, तब आपके पास वो पॉजिटिव मेमोरीज हैं, जैसे कि आपकी कोई बर्थडे हो रही है, आपके दोस्तों ने आपका बहुत साथ दिया है, आपके बच्चे की पैदाइश है, आपकी शादी है, या खाना काबा का एक व्यू है जो आप वहाँ गए हैं, तो वो आप बार बार दिमाग में रिप्ले कर सकते हैं। तो वो आपको एक माइंडसेट आपका कंप्लीटली चेंज करके आपको आगे बढ़ने में दोबारा हेल्प करेगा। आगे बढ़ने में दोबारा हेल्प करते हैं। अच्छा, लोग यूजुअली ये नहीं सोचते, जैसे मोना ने कहा ना कि लोग ये कहते हैं कि भाई हम ये काम नहीं कर सकते, ये रीज़न है या ये प्रॉब्लम है। ये अपने अंदर खुद सेल्फ मोटिवेशन कैसे लेके आएँ कि नहीं वी कैन डू दिस, और हम मोहताज नहीं है किसी के। हम अगर हमें कोई चीज़ रोक रही है तो हमारा अपना थॉट प्रोसेस है जो हमें कोई काम करने से रोक रहा है। इसको कैसे ओवरकम करें? देखिए, सबसे पहले तो हमारी लाइफ में जो हमारे माइंड है ना, वो हमें बार बार डराता रहता है, नहीं तुम नहीं कर सकते, रुक जाओ, आगे तकलीफ आएगी, मत करो ये। ठीक है, उस नेगेटिव थॉट प्रोसेस के आगे जाना होता है। और काफी लोगों को लगता है ये सिर्फ मैं ही सोचता हूँ, मैं ही अपने आप को रोक रहा हूँ, बट ये हर किसी के माइंड में होती है। क्योंकि हमारा जो प्रिमिटिव माइंड है, जब हम केव्स में रहते थे तो हमारा यही कहता था, हमारा प्रिमिटिव माइंड, कि अगर बाहर जाओगे तो आपको है ना कोई खा जाएगा, एनिमल्स खा जाएंगे, बाहर तूफान होगा, ये होगा, तो हमारा माइंड हमें सेव करने के लिए वो रोकता था। अब वो जमाना नहीं है, तो हमें इस बात को समझ के कि नेगेटिव बातें हर किसी के दिमाग में आती है, हमें उसको पॉजिटिव में चेंज करना है। और वो कैसे? आपका रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में लेके सबसे पहले ये रियलाइज करना कि आपका कंट्रोल आपके हाथ में है भी या नहीं, और कौन सी बातें आपको अफेक्ट कर रही हैं। पहले जब आप रियलाइज करेंगे तो उसके बाद आपका रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में आ सकता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अपने आप को, अपनी ज़िंदगी को खुद से चलाना सीखें, अपने फैसले, अपने डिसीजन खुद करना सीखें। इसका मतलब ये नहीं है कि आप रिजिड हो जाएं, रूड हो जाएं, किसी की नहीं सुने, मतलब ठीक है जो मैंने किया वही ठीक है, ऐसे नहीं होता। जब आप डिसीजन मेकिंग करें ना, तो पहले आप ये देख लें कि क्या जो मैं डिसीजन लेने जा रहा हूँ इसकी बैकग्राउंड मुझे पता है, इसके इम्पैक्ट्स मुझे पता है, इसके बारे में क्या मैं प्रिपेयर था, या इस सिनेरियो से मैं पहले कभी कहीं गुजरा हूँ या गुजरी हूँ। तब आप डिसीजन मेकिंग किया करें, वरना आप जब भी अपनी लाइफ को खुद से आगे बढ़ाने की कोशिश करें तो मशवरा भी ज़रूर कर लिया करें, और कम से कम अपने पेरेंट्स से मशवरा कर लिया करें। अगर आप कोई फैमिली मैटर सॉल्व कर रहे हैं तो, अगर आप कोई और प्रोफेशनल लाइफ में हैं तो डेफिनेटली फिर आप अपने किसी भी ऐसे गाइडर से, किसी भी ऐसे टीचर से मशवरा ज़रूर कर लें जो आपको अच्छा मशवरा दें। आप अपने फैसले खुद कर सकते हैं, लेकिन तब आप एक्सपीरियंस्ड हो, आप बहुत सारी चीज़ों पर डिसीजन ले सकते हैं तब जब आपको आइडिया हो कि ये काम जो आप करने जा रहे हैं ये ठीक है। लेकिन अपने आप को इम्प्रूव करना, अपने उस शेल से बाहर निकलना, जैसे कि किसी ने टेनिस खेलना है और वो ये सिर्फ सोचता रहता है कि काश मैं भी खेल सकती या मैं भी खेल सकता, लेकिन अगर वो काश आप हटा लेंगे और अपना ब्रेकर, आपने अपने ब्रेन का ब्रेकर ना खुद आपने रिमूव करना होता है और फिर आगे बढ़ना होता है। मुन्ना, यूजुअली ये होता है कि हमारे यहाँ लोग, आप किसी से भी जाके पूछें, अभी आप कितने लोगों से पूछ लें आप क्या बनना चाहते हैं, तो लोग इस तरह से बात करेंगे तो आपको लगेगा कि जी इन फ्यूचर जब ये सारे लोग जो बच्चे होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, जब ये बड़े हो जाएंगे तो हमारे मुल्क में तो इतने बड़े
बड़े बड़े लोग मौजूद होंगे, लेकिन जब आप कुछ अरसे बाद उनकी लाइफ के बारे में उनसे पूछ रहे होते हैं तो शायद वो अपने ड्रीम्स भी अचीव नहीं कर पाते। उसकी रीज़न ये होती है कि वो ये सोचते ही नहीं है कि ख्वाब भी पूरे होते हैं, वो ये सोचते ही नहीं है कि यकीन की अहमियत क्या है। अगर आप किसी चीज़ पे यकीन, अभी मैं और विंस जो है वो भी इसी यकीन के बारे में बात कर रहे थे कि मैं कह रही थी कि विंस मुझे यकीन होता है तो वो काम हो जाता है, बाकी कहते हैं ये आप गलत कह रही हैं, ये काम नहीं हो सकता। तो क्या फ़र्क है दूसरों के यकीन में और आपके यकीन में? तो मुझे विंस ने बड़ी अच्छी बात की कि ईमान का फ़र्क है, इंटेंशन का फ़र्क है, सिंसेरिटी का फ़र्क है। तो इस फ़र्क को पहचाने, अगर वाकई आपको बिलीव है, सेल्फ बिलीव है, तो यू कैन डू इट। बिल्कुल, सेल्फ बिलीव बहुत इंपॉर्टेंट है, हाँ। क्योंकि एवरीथिंग इज क्रिएटेड ट्वाइस। हाँ। एक बार आपके माइंड में और एक बार रियलिटी। अगर आपने माइंड में अपने वो पिक्चर बना ली कि मैं यहाँ पहुंच रहा हूँ, हाँ। तो 50% तो काम आपने कर लिया, बाकी रह गया 50%। वो आपको वहाँ पे पहुंचा के ही रहेगा यूनिवर्स, क्योंकि आपने वो सोच चुके हैं। बिल्कुल। चलें जी, मुझे भी यकीन है कि जो अभी रेमेडी मैं आपको बताने जा रही हूँ ना, ये रेमेडी आपके बहुत काम आएगी और इस रेमेडी से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि विंटर सीजन है और बातें हो रही हैं अपने आप को इम्प्रूव करने की, सेल्फ इम्प्रूवमेंट की। तो भाई ड्राइनेस जो है वो आजकल बहुत ज़्यादा है और आपकी पूरी बॉडी से ड्राइनेस यानी खुश्की को दूर करने का क्या तरीका है, तो शुमाइला की ये रेमेडी आपके साथ में जो है वो जल्दी से शेयर करते, फिर करेंगे मुन्ना से ढेर सारी बातें और सुनेंगे गाने भी। तो जनाब, आपने क्या करना है कि 1 चम्मच नारियल का तेल लेना है, फिर आपने 1 चम्मच जैतून का तेल लेना है और फिर आधा चम्मच आपने ग्लिसरीन लेनी है और 2 चम्मच लीमू का रस मिलाकर आपने हल्का सा उसको गर्म कर लेना है और फिर ये मिक्सचर आपने नहाने से 15 मिनट पहले पूरे जिस्म पर लगाना है और फिर ख़ास तौर पर आपकी जो एल्बो है, घुटने हैं और पाँव, यानी कोहनी, घुटने और पाँव पर फिर हल्के नीम गर्म पानी से आपने नहा लेना है। रोज़ाना ये हफ्ते में कम से कम 3 बार इस्तेमाल करने से जल्द नर्म, मुलायम और चमकदार हो जाती है। तो ये रेमेडी यकीन के साथ इस्तेमाल करें और फिर आप हमें ज़रूर फीडबैक दें और बताएं कि जी क्या कुछ है और क्या कुछ आपको फ़ायदा हुआ और कितने दिनों में फ़ायदा हुआ। रेमेडीज़ का ये भी होता है कि कुछ रेमेडीज़ जो होती हैं वो 1 हफ्ते तक आपको फ़ायदा देती हैं, 1 हफ्ते बाद उसका रिज़ल्ट आना शुरू होता है, कुछ 15 दिन बाद और कुछ जो है वो आपको महीना भी लगा देती है। लेकिन कुछ इंस्टेंट रेमेडी होती है और शुमाइला की रेमेडी जो है वो वाकई में इंस्टेंट होती है। हमारे साथ विंस हैं। विंस, मैं चाहूँगी कि आप थोड़ा बहुत हमें कुछ और सुनाएं और ताकि हम भी इंजॉय करें उनके सॉन्ग्स। मैं और मुन्ना यहाँ बैठे फिर करेंगे ढेर सारी बातें। जिंदगी है कितनी हंसी है, फिर भी कहीं अजब तन्हाई कैसी है वीरानियाँ। चुपके से ये मुझसे कहे अगन दिल की सुलग जाने दे कैसी है वीरानियाँ। ओ तू ही है सुकून मेरा, तू ही है कयाम में, घर जो सवार दे तो बरसेगा अब रे। हो कभी तो करार दिल के पाएगा दरिया, जिसे ढूंढता सदियों में करे इंतजार। जिंदगी है कितनी हंसी है, फिर भी कहीं अजब तन्हाई कैसी ये वीरानियाँ। चुपके से ये मुझसे कहे अगन दिल की सुलग जाने दे कैसी ये वीरानियाँ, कैसी ये वीरानियाँ, कैसी ये वीरानियाँ। ये और भाई आज जो है हमारे शो पे जितना हम लोग इंजॉय कर रहे हैं, जितना मज़ा आ रहा है, मुझे आई स्वेयर मुझे बहुत अच्छा लगा कि दोनों हमारे शो पर आए और बहुत आप लोग भी इंजॉय कर रहे होंगे, हम भी इंजॉय कर रहे हैं। अच्छा मुन्ना, जिस तरह से हम सेल्फ बिलीव की बात कर रहे हैं, इस तरह से जो ये सिंगर्स होते हैं, जैसे अभी विंस मुझे बता रहे थे अपनी बारे में थोड़ा बहुत, क्या होता है कि बहुत सारे लोग जब इस बात का इजहार करते हैं ना कि वो सिंगिंग करना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो वो ये सोच रहे होते हैं कि भाई हमें पता नहीं कितना इसके ऊपर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी या पता नहीं हमें परमिशन मिलेगी या नहीं मिलेगी। आपको क्या लगता है कि अपने ड्रीम्स कौन लोग अचीव कर लेते हैं?
देखिए, सबसे पहले परमिशन की जहाँ पे बात आती है, तो ज़रूरी नहीं है कि जो आप सोचते हैं वो हर चीज़ आपका माशरा, आपकी फैमिली उससे कंपैटिबल हो। हाँ। तो आप अपने सर्कल में रह के किस तरह अपना बेस्ट दे सकते हैं। बेस्ट दे सकते फॉर एग्जाम्पल, मैं अपना एक कहानी सुनाऊं हाँ। कि जब मैं इस फील्ड में आई थी तो मुझे ये चीज़ें परमिशन नहीं थी, जब मैं काम प्रोफेशनल में आना चाहती थी, कि मैं ऐसे इन्वायरमेंट में जाऊं जहाँ पे मिक्स्ड लोग हों या जहाँ पे ज़्यादा मेल्स हों। तो मैंने अपने लिए ऐसी फील्ड चूज़ की जहाँ पे ज़्यादा फीमेल डोमिनेटिंग हो और फीमेल से ज़्यादा इंटरेक्शन हो, और आहिस्ता आहिस्ता ये लिमिटेशन भी मुझसे हटती गई, क्योंकि मैंने अपने आप को प्रूव कर दिया कि यस आई एम प्रोफेशनल, आई मीन बिजनेस। तो इस तरीके से आप अपने आप को चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, काफ़ी यूट्यूबर्स हैं जो कि घर में खाना बनाती हैं, उनको अलाउ नहीं होता कि वो अपना फेस दिखाएं, या पर्दे वाली औरतें होती हैं, तो वो बगैर अपना फेस शो किए भी बहुत सारी अपना टैलेंट दिखा प्रेजेंट कर सकती हैं। तो आपको मॉडिफाई करना जरूरी है। रिजिड रहना, जैसे आपने कहा था कि रिजिड रहना, और बच्चे बदतमीजी करते हैं अपने माँ बाप से, आपको जरूरी नहीं है कि आप उनके अगेंस्ट जाएं, आप उनके साथ मिलके कोई ऐसी राह भी चुन सकते हैं जो कि आपके लिए और उनके लिए दोनों। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप रिजिड हैं, अगर आपको इतना ज्यादा ये होता है ना कि आपका कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस में तब्दील ना हो जाए, क्योंकि जब आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं ना, फिर प्रॉब्लम शुरू होती है। आप अगर कॉन्फिडेंट हैं तो डेफिनेटली कॉन्फिडेंस का मतलब ये होता है, अगर आपने कोई चीज़ सोची है कि भाई आप ये काम करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप कॉन्फिडेंट थे तो वो चीज़ आपके जहन में आई है, फिर वो आइडिया आप शेयर करेंगे, अपनी फैमिली में शेयर करेंगे। हाँ, फिर आप पब्लिक में अपना काम दिखा के देखेंगे कि क्या रिस्पॉन्स आता है। हालांकि आपको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, या आपको बाहर से और सीखना पड़ेगा, या आप वाटर टेस्टिंग भी बहुत ज़रूरी है। जिस तरह फॉर एग्जाम्पल मैं मार्केट में आई थी, तो मैंने कोई कोर्सेज वगैरह नहीं किए थे, मैं अपने फ्रेंड्स वगैरह पे मेकअप करती थी, और जैसे ही मैं आई मार्केट में तो मेरे फ्रेंड्स मेरे पास आने लगे, और जैसे ही एक मेकअप जाता था तो 10 आते थे। यू नो, नियरली मेरा पूरा लाउंज जो है वो वेटिंग से भर जाता था। मैंने घर से स्टार्ट किया था 5,000 रुपए से, सिर्फ लाइट लगा के शीशे के इर्द के। अब वो देखे ना, वो पैशन आपको कहाँ तक ले गया, वो आपका वो एक पैशन था ना। वो बात यही होती है कि जब आप स्टार्ट कर रहे होते हैं या कोई ऐसा काम कर रहे होते हैं जिसमें आपको बहुत सारे लोग कहते हैं कि यू कैन नॉट डू दिस, वो तो हमारा अपना माइंड भी कहता है। टाइम यू हैव टू शो दैट यू कैन डू इट। वो वही टाइम होता है, द मोमेंट somebody told you, somebody tell you, वही ना रिमोट कंट्रोल। अगर आपको किसी को बटन दबाने दे दिया, ये नहीं हो सकता। अगर आपने किसी और को बटन दबाने दे दिया नो का, तो फिर आप नहीं कर सकते। आप उसको आगे, आप उसको स्टॉप करें, उसकी जो आपके माइंड में बातें आ रही हैं उसकी, और आप अपना प्ले का बटन दबाएं और चैनल चेंज करें, अपने थॉट प्रोसेस को चेंज करें। थॉट प्रोसेस को चेंज करें, बिल्कुल। तो और ये शूट्स इस तरह के होते हैं कि ये आपको आइडिया देते हैं कि कौन से कलर इन हैं, कौन से कलर आप चूज कर सकते हैं विंटर्स में, और आप किस तरीके से जो है वो शरारा लहंगा वगैरह आप कैरी कर सकते हैं। अच्छा मुना, हम बहुत सारी रेमेडीज़ जो है वो शेयर कर रहे होते हैं अपने व्यूवर्स के साथ, आप भी हमें कोई बताएं ड्राई स्किन से रिलेटेड रेमेडी। देखिए, सबसे इजी और सबसे मैं इफेक्टिव चीज़ बताऊंगी, जैसे कि आपने आउटर के लिए तो बता दिया, ठीक है, बट इंटरनली हमारी जो चीज़ें जब तक सही नहीं होती ना, तब तक आउटर ग्लो नहीं आएगा। और इसके लिए मैं बहुत ही सिंपल चीज़ बताऊंगी। देसी घी सबके घर में होता है, और अगर नहीं है तो अपना खुद देसी घी बनाएं। और रोज़ 1 चम्मच आप गर्म पानी में या कॉफ़ी में डाल के देसी घी सुबह नाश्ते में पी लें, 1 चम्मच, और कोई मोटापा नहीं करेगा। दैट्स मोनोसैचुरेटेड फैट, वो आपका डाइजेस्ट होता है, और आपकी बॉडी में जितने भी हार्मोन्स हैं वो फैट के बने होते हैं, और जितने सेल्स हैं उसमें फैट रिक्वायर्ड है। तो जैसे ही आपको वो फैट का इंटेक मिलेगा, आपकी स्किन इतनी ग्लो करेगी। 1 हफ्ते के अंदर अगर ना आए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि मोना नहीं आया, अब हम मुझे फ्री फेशियल करके कमेंट करके बताना है कि मुना आपकी रेमेडी जो है उससे हमें फायदा नहीं हुआ, लेकिन बहुत जबरदस्त रेमेडी बताई है हमें मुना ने, और आई होप कि आप जरूर जो है वो अप्लाई करेंगे। चलिए जी, शो में यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और फिर करेंगे ढेर सारी बातें। हमारे साथ रहिए। अगर सब कुछ ये मेरा है तो सब कुछ बख्श दो एक दिन, वजूद अपना मुझे तुम दे दो, मोहब्बत दो एक दिन, मेरे हाथों में अपनी हाथ रख कर लूं खींच लो एक दिन, कहो एक दिन, कहो एक दिन, कहो एक दिन, कहो एक दिन।
कुछ भी हमारे पास है, सब कुछ तुम्हारा है। कहो एक दिन, कहो एक दिन। ये भाई कहो एक दिन, और कहो एक दिन कि भाई हम जो ड्रीम्स देखते हैं, हम जो ख्वाब देखते हैं वो पूरे हो सकते हैं। अच्छा मुना, ये बताएं कि जिस तरह से भी आपने कहा कि अपने आप को बेहतर करना, अपने अंदर चेंजेस लाना, पॉजिटिव जो है वो अपने ऊपर खुद पॉजिटिव एनर्जी तारी करना ना बड़ा अच्छा होता है, और ये आप अपनी सोच से बेहतर कर सकते हैं। अगर कोई आपको कहते हैं ना आप ये करें ये करें ये करें, तो आप अपनी सिर्फ सोच पॉजिटिव कर लें, आप अपनी सिर्फ जो एक इंटेंशन है ना उसको पॉजिटिव कर लें। नेगेटिव कमेंट्स या फिर ऐसी चीज़ें जो कि आपके दिन को ख़राब करती हों, या ऐसी बातें और अच्छी खासी बातें आपके दिन को ख़राब करती हैं। हाँ, सुबह उठने से लेकर रात तक आप जो है जब सुबह उठते हैं जिस फेज़ में होते हैं, और ऐसा नहीं होता कि कोई आके ऑफिस में या स्कूल में या कॉलेज में या जिस जगह भी आपका वर्क प्लेस होता है वहाँ आपका मूड ख़राब होता है। समटाइम्स इट हैपन्स विद योर होम। आपका मूड अपने घर से जब ख़राब होता है ना तो उसका इम्पैक्ट फिर वो ऑफिस तक आता है। एक्चुअल जो रीज़न ये होती है, तो ऐसी बातें जो आपका मूड ख़राब करती हैं उनसे कैसे बचा जा सकता है, अपने दिन को अच्छा बनाने के लिए इंसान क्या कर सकता है, स्पेशली फीमेल्स, क्योंकि आपको पता है कि अगर वो स्ट्रेस में जाती हैं, वो है ना एक रिसर्च कल मैं पढ़ भी रही थी मुना, कि अगर आपको कोई इंसल्ट करे या आपसे कोई बहस करे तो वो शायद आपको जो है वो साल याद रहती है, लेकिन अगर आपको कोई कॉम्प्लीमेंट देता है तो वो शायद आप 30 दिनों के अंदर अंदर वो भूल जाते हैं कि किसी ने आपको कॉम्प्लीमेंट दिया था। तो वहीं पे जहाँ पे मैंने कहा था ये ह्यूमन साइकी, रिवाइंड का बटन, हाँ, आप अच्छी चीजों को याद रखें और उनको अपनी मेमोरी में स्टोर करें और फिर उसको रिवाइंड करें ताकि आपको मोटिवेशन मिल सके। कोई अच्छी चीज कोई आपके लिए कहता है, कोई सोशल मीडिया में कहता है, आप उसको संभाल के रखें। इसलिए बर्थडे कार्ड्स का भी जो वो है कॉन्सेप्ट है कि बर्थडे कार्ड संभाल के हम रखते थे, और थोड़ी देर से बाद देखते हैं पता लगता है कि कितने सारे दोस्त हमसे प्यार करते हैं। तो वो सारी चीजें अब हमारे पास रिटन में नहीं होती, हमारे साथ हम अपने फोन में सेव कर सकते हैं। और जब हमारा बुरा दिन हो, कोई एक गाना है जो आपको मोटिवेट करता है, कोई एक अल्फाज है जो आपको मोटिवेट करते हैं, कोई आपके पास ऐसी एक मोटिवेशनल कोट है, तो वो आप उस टाइम पे लगाएं जब किसी ने आपका मूड खराब कर दिया है और आपका रिमोट कंट्रोल आपके हाथ से छिन गया है, तो फिर आप उसको वापस ले लें। आपके पास एक हैक्स होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि ये मैं करूंगा इस काम से पहले, बनिस्बत इसके कि आप जिस काम पे जा रहे हैं उसको खराब करें, आप उसको आपके पास एक मोटिवेशनल हैक होने चाहिए कि ये मैं करूंगा तो इस तरीके से मेरा मूड अच्छा हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल किसी को कॉफी पे जाने का शौक होता है, आप जरूरी नहीं है आपके साथ 4 दोस्तों तभी आप कॉफी पे जा सकते हैं, आप अकेले जा सकते हैं अपनी किताब के साथ, बिल्कुल, और अपनी किताब के साथ बैठे आपका मूड सही करें एंड देन यू गो टुवर्ड्स योर वर्क व्हाटएवर इट इज। सही। अच्छा, अपने दिन को सेव, अब ये तो बता दिया कि भाई अपने हैक्स जो है ना वो अपने साथ में रखे। हर किसी को पता होना चाहिए कि अगर किसी ने उसका मूड खराब किया है, उसको बुली किया, उसको तंग किया, उसको कोई अब ये होता है ना कि सुबह सुबह न्यूज़पेपर वाले जो आपके घर पे आते हैं, न्यूज़पेपर डाल के जाते हैं, समटाइम्स ऐसा होता है कि उनसे भी आपका मूड खराब हो सकता है। मतलब कोई आपकी बहस हो सकती है, आपकी किसी मेड से किसी बात पे कोई प्रॉब्लम हो सकती है, आपका दरवाजा सुबह खटखटा सकती है, उसको नहीं पता रात को इसका ताल्लुक कितने बजे सोए कोई आपको कॉल करके उस टाइम पर ऐसे जगा सकता है, या कोई भी शख्स, आपने कोई पेट रखा हुआ है वो आके आपको तंग कर सकता है। तो आपका मूड खराब होने का रीजन ये नहीं होता कि कोई पर्टिकुलर शख्स है जिससे आपने जो है वो मूड खराब कर लिया, या ये मूड जो होता है ना आपका, ये जो मूड स्विंग्स होते हैं व्हेन यू वेक अप इन द मॉर्निंग, ये तभी आपको वाइब्स दे रहे होते हैं कि आज का दिन आप कैसे गुजारेंगे। क्योंकि आप उठते ही अगर नेगेटिव सोच रहे हैं, उठते ही आप ये सोच रहे हैं कि मतलब किसी चीज़ को अपने सर पे ले रहे हैं ना, मतलब अगर मैं उठते ही ये रोजाना सोचना शुरू कर दूं कि देखें मुझे तो अभी सुबह उठ के जाना पड़ेगा, तो ये तो मेरा ऑलरेडी मूड खराब हो गया। मतलब अगर मैं ये सोचूं यस आई हैव टू गो, आज मुझे फिर से एक मौका मिला है अपने आप को साबित करने का, यस आई हैव टू गो, यू नो टुडे आई हैव अ शो, यस वी विल डू दिस, तो ये इट मेक्स मी हैप्पी, और इसका इम्पैक्ट, इसका इफेक्ट थ्रू आउट द डे रहेगा। तो टू मेक योर डे और टू सेव योर डे आपको अपना थॉट ही चेंज करना है, लेकिन लोग ये नहीं करते। आप देखें कि उनकी सुबह ऐसी होती है स्ट्रेसफुल कि ओके अभी सुबह होगी है, अभी आई हैव टू डू दिस, तो आगे जाके फिर मूड खराब ही रहना है ना। तो ये कैसे सेव करना है? हाँ, आपका ये हैक क्या है? मॉर्निंग हैक क्या है? मॉर्निंग नहीं, मैं जनरली लाइफ का बताऊंगी। कि कभी कुछ बहुत बुरा हो जाए, कभी आपको कोई हेल्थ को ऐसी चीज हो जाए या कुछ ऐसा हो जाए कि जिसको आप कोप अप करना बहुत मुश्किल हो जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट इंसान की हेल्थ है, फैमिली या बच्चे।
तो आपके साथ अगर कोई चीज़ ऐसी हो कि जो आपके आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, आपको लगे कि आप बेबस हो गए, बेबस हो गए, तो हाँ। सबसे पहली चीज़ जा नमाज निकालो, हाँ। और 2 नफल शुक्राने, हाँ। और 3 आप पेपर पे चिट पे लिखोगे वो चीज़ें जिसके लिए आप शुक्रमंद हो। जैसे ही आप वो शुक्रमंद की चीज़ें लिखोगे ना, आपका माइंड सेट एकदम चेंज हो जाएगा। हाँ, कि यू नो अल्लाह मेरे पास मैं ये है, thankful, I'm हाँ, thankful, चाहे I'm मैं thankful खड़ी हो for पा रही this, हूँ I'm काम पे thankful जाने for के this, लिए, yes. ये भी बहुत अच्छी बात I है। do. या I अगर do. आप रोज के 3 हाँ। ग्रेटिट्यूड लिख लेना, हाँ। आपका पूरा फ्रेम ऑफ माइंड पॉजिटिव हो जाएगा और Positive आपका हो दिन ही जाएगा। बदल जाएगा। दिन ही बदल जाएगा, क्योंकि क्या होता है कि हम बहुत सारी नेमतों का शुक्र भी नहीं अदा करते, इसलिए भी हमारा मूड खराब रहता है। और जनरली आप अगर खराब ही मूड के साथ हैं तो फिर आप ये भूल जाएं कि आप जो है वो ये सोचें कि किसी के साथ आपका मूड ठीक रहेगा। आप सबके साथ इक्वली ऐसे ही ट्रीट कर रहे होते हैं और यू आर हैविंग सम काइंड ऑफ प्रॉब्लम। तो मैं हमेशा इस बात पर एम्फेसाइज करती हूँ, इससे पहले इस पे हमने एक शो भी किया था कि भाई अपनी मॉर्निंग को, अपने दिन को कैसे सेव करना है, बैड मूड से, नेगेटिविटी से स्टार्ट अच्छा करें। मॉर्निंग की जब आप बात हाँ, कर रही थी, बिल्कुल। तो सबसे Start पहले अच्छा अगर करें। हम आपने को लाउडली हाँ। कहें कि दिस इज गोइंग टू बी अ ग्रेट डे, Great आज day। मेरा दिन बहुत अच्छा होगा, हाँ। और आज मैं कुछ ऐसा करूंगी जो कि बहुत प्रोडक्टिव होगा, तो yes। आपका माइंड सेट उसी माइंड के सेट के साथ जाएंगे और हाँ। आपका दिन डेफिनेटली अमेजिंग होगा। डेफिनेटली अमेजिंग होगा। अच्छा जी, हमारे साथ विंस मौजूद हैं, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि हम उनसे कोई सॉन्ग ना सुने? विंस प्लीज प्ले समथिंग फॉर अस। मेरा तुम्हारा वो है हमारा, टूटा है बिखरा जैसे सितारा। मेरी आवाज़ सुन लेना, मेरे गीतों में वो अल्फाज सुन लेना जो हो जाते थे गुम। मेरा प्यार तुम्हें हो, तुम ही तो हो वो जाना। मेरे साथ तुम ही हो, तुम ही तो हो वो भुलाना ना। मेरा प्यार तुम ही तो हो वो जाना। मेरे साथ तुम ही हो, तुम ही तो हो वो भुलाना ना। भुलाना ना। ये अच्छा जी, ज़बरदस्त सॉन्ग्स जो हैं वो आज हम मॉर्निंग में सुन रहे हैं, और हम बता रहे थे ना आपको कि अपना दिन कैसे बनाया जाए, तो आज हमारा दिन जो है हमारा वो दिन तो विंस बन ने गया। बना दिया है। बिल्कुल Thank you, ज़बरदस्त thank you। सॉन्ग्स जो है वो गा के। अच्छा मुन्ना, ये बताइए कि बहुत सारी लड़कियां जो होती हैं वो मतलब उनमें कॉन्फिडेंस तो होता है, लेकिन इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता कि वो बग़ैर मेकअप के अगर कहीं जा रही हैं तो किसी इंटरव्यू के लिए चले जाएं, या फिर वो होता है ना कि एक कॉन्फिडेंस की कमी आ जाती है विद मेकअप और विदाउट मेकअप। तो आप किस तरीके से लोगों को मैसेज देना चाहेंगी कि क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, कि भाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी आपका प्रेजेंटेबल दिखना है, या बहुत ज़्यादा ज़रूरी आपका टैलेंटेड होना है, या बहुत ज़्यादा ज़रूरी आपकी पर्सनैलिटी, आपका ऑरा है? क्योंकि मैंने ये देखा है कि मुझे कहीं ना किसी ने क्वेश्चन किया लिंक्डइन पे कि ज़रूर आपने इस बारे में बात करनी है, ज़रूर आपने जो है वो ये पूछना है अपने किसी भी ऐसे गेस्ट से जो इसका जवाब दे सकें कि लड़के तो जो हैं वो जैसे भी होते हैं वो वैसे उठ के चले जाते हैं, किसी से भी बात कर लेते हैं, बट लड़कियाँ क्यों कॉन्शियस होती हैं? सो व्हाई ऑलवेज फीमेल कॉन्शियस अबाउट देयर लुक्स? देखिए, इसके लिए मैं आपको एक कहानी से समझाऊंगी। हाँ। कि जब हाथी का बच्चा पैदा होता है तो उसे एक दरख्त से बांध दिया जाता है, ठीक है, जिसपे वो बहुत जोर लगाता है कि मैं निकल जाऊं, मैं आगे बढ़ जाऊं, मगर वो उसको स्टक रखता है। हाँ।
वही हाथी जब बड़ा हो जाता है, जब वो बहुत पावरफुल हो जाता है, उसको रोकने के लिए उसी दरख्त से बांधा जाता है, फिर वो जोर लगाता ही नहीं है कि नहीं इससे तो मैं निकल ही नहीं पाता, हालांकि वो चाहे तो पूरे दरख्त को उखाड़ सकता है, उसमें इतना पावर है, ठीक है, बट वो इसका एक लिमिटिंग बिलीफ बन जाता है कि ये दरख्त से तो मैं अपने आप को छुड़ा ही नहीं सकता। तो इसी तरह लोगों के लिमिटिंग बिलीफ बन जाते हैं कि अगर मैं मेकअप करूंगी तो ही मैं अच्छी लगूंगी, अगर मैं मेकअप करूंगी तो ही लोग मुझे एक्सेप्ट करेंगे, अगर मैं मेकअप करूंगी तो ही लोग मुझे खूबसूरत समझेंगे। इन लिमिटिंग बिलीफ से बढ़कर आप सिर्फ अगर चाहें तो अपने लिए कर सकते हैं। मतलब अगर आपको पसंद है कोई चीज, अगर आपको कोई ज्वेलरी पहनना पसंद है, अगर आपको कोई चीज पसंद है, आप अपने लिए कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि वो आप माशरे में एक्सेप्टेबल होने के लिए करें। सही, ठीक है, आप अपने लिए जो चीज करते हैं वो आपको हमेशा खुशी देती है। जब आप माशरे के लिए करेंगे तो हमेशा परेशान ही रहेंगे, क्या मैं लोगों को पसंद आ रही हूँ, नहीं आ रही हूँ, क्या मुझे लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, नहीं कर रहे। जब आप अपने आप को एक्सेप्ट कर लेंगे तो आपको किसी के एक्सेप्टेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि आप किसी भी लड़के को देखें, वो उसको कभी ये नहीं कोई फिक्र होती कि भाई मैं मेरे लुक्स कैसे हैं, मुझे भी जाके बात करनी है। हमारे मीडिया वाले तो ऐसे मीडिया से हटके देखिए, मीडिया के लिए तो आपको एक स्क्रीन प्रेजेंटेशन है ना, ऑब्वियसली हर काम का अपना एक प्रोफेशनल एथिक्स होता है। तो मीडिया में तो आपको मेकअप चाहिए। इन जनरल जो लड़के होते हैं वो जाते हैं, बड़े मजे से बात कर लेते हैं, लेकिन आप अगर किसी लड़की को कह देंगी तो वो पहले यू नो शी थिंक्स 10 टाइम्स के ओके फाइन, आई हैव टू गो, आई हैव टू नॉट, ओके कपड़े ही नहीं है, 2000 कपड़े होंगे, 4 ऐसे भी होंगे जो कभी नहीं पहने, कपड़े नहीं है मैं कैसे जाऊं मैं यहाँ। अच्छा, इसमें हम सब, ये ऐसा नहीं है कि ये कोई मखसूस लोग, ये हम सब की नेचर होती है कहीं ना कहीं, किसी ना किसी चीज को लेकर कोई ना कोई चीज कॉन्शियस होती है, हमें अपने आप को रोकना होता है, बहाना देना होता है कि भाई हम अपने आप को जो है ना वो रोकना चाह रहे हैं। मतलब अगर मुझे कोई कहेगा तो मैं कहती हूँ ये टाइम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, अच्छा चलो अभी ये तो मुझे आई हैव टू गो अर्ली मॉर्निंग में, रात में ये नहीं आ रही, या मैं दोस्तों में नहीं जा रही। तो हम खुद अपने आप को ना कॉन्शियस बना रहे होते हैं। चलिए जी, यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो फिर करेंगे ढेर सारी बातें। वेलकम बैक। तो जनाब ब्रेक से वापस आ गए और मीन्स आपकी जो सॉन्ग है ना वो बड़े ज़बरदस्त हैं और लोग बड़ा पसंद करते हैं आपको, तो हम चाहते हैं आप एक और सॉन्ग जो है वो हमारे लिए गाएं। मेरा इंतजार करना सिंड्रेला, सिंड्रेला मेरा इंतजार करना, मैं रास्ते में बस आ रहा हूँ, मैं किसी और की दुल्हन ना बन जाना। तुझको अपने संग दूं मैं, रंग ऐसा रंग दूं मैं, जान तुझ पे मार दूं मैं। तुझको अपने संग दूं मैं, रंग ऐसा रंग दूं मैं, जान तुझ पे मार दूं मैं। प्यार मांगे प्यार दूं मैं, तेरा चेहरा और वो जुल्फें छा गई हर सू। दिल की बातें करके देखी तुझे पे, मर के देखी दिल की बातें करके देखी तुझे पे, मर के देखी खो गया तू कहाँ दिलरुबा, दिलरुबा। भाई बहुत ज़बरदस्त मीन्स आप बहुत ज़बरदस्त जो है ना वो गिटार भी प्ले करते हैं और बहुत ज़बरदस्त जो है वो आप सॉन्ग्स भी जो है वो गा रहे हैं। अच्छा, बहुत ज़बरदस्त लेक्चरर भी हैं। अच्छा हाँ बिल्कुल अभी ये जो फेथ और ईमान और ये सारी बातें अभी हम कर रहे थे ना, ये अभी ब्रेक के लिंक में मैं विन से करी थी, तो बड़े ज़बरदस्त जो है वाकई ये कह रहे थे ना टीचर भी हैं, तो आप टीचर भी, आपके जो स्टूडेंट्स होंगे वो आपसे गिटार के अलावा, सिंगिंग के अलावा ये भी सब कुछ सीख के जाते होंगे विंस, है ना? हाँ, बेसिकली जैसे उन्होंने बताया कि हमारी पर्सनैलिटी और हमारा थॉट प्रोसेस बहुत मैटर करता है, बहुत मैटर। जिस बिलीफ से हम लोग सुबह उठते हैं उसी बिलीफ से हम लोग
एक तो खुद भी मोटिवेट होते हैं, हम दूसरों को मोटिवेट कर सकते हैं। मोटिवेट कर सकते हैं। पीपल नहीं, समटाइम्स इट हैपेंस मींस कि दूसरे मुना मोटिवेट नहीं होते, मींस दूसरे कहते नहीं अब ये क्या बातें कर रहे हैं। इंग्लिश में कहावत है इसके लिए, पीपल हु शाइन फ्रॉम विद इन डोंट नीड अ स्पॉटलाइट। हाँ, यस। सो जो आपके अंदर रोशनी है, जो आपके अंदर वो बात है, जो आपके अंदर वो ख्वाहिश है आगे बढ़ने की, आगे जाने की, उसको दुनिया लिमिट नहीं कर सकती और ना करना चाहिए। पहली बात है कि आप उसको कैसे रखते हैं, आप उसको लिमिट करते हैं, आप उसको आजाद छोड़ते हैं। जब आप उसको आजाद छोड़ेंगे, जाहिर है कि दूसरे आपसे मोटिवेट होंगे और सोसाइटी में हम एक फर्क हम देख सकते हैं। अगर हम 5 लाख लोगों में एक बंदा भी अगर हमसे मोटिवेट हो जाए और वो आगे बढ़ जाए, इससे बड़ा सबका जारिया कुछ नहीं है। बिल्कुल सही कह रही है। लेकिन मुना, देयर आर मेनी पीपल जो शायद आपको आपके मोटिवेशन की वजह से ये सोचते कि ये कौन से दौर की बात कर रहे हैं, ये क्या बात कर रहे हैं, मतलब ये किस तरह की बात कर रहे हैं। तो अगर जो सोचते हैं उस चीज के लिए रेडी नहीं है। जो बंदा रेडी होगा उसको आपकी बात, जिस तरह है ना, अगर सोइल कोई है ना बिल्कुल रेडी होगी, उसमें आप सीड डालेंगे तो वो एकदम पौधा ग्रो करेगा। तो जो इंसान रेडी है वही आपकी बात समझेगा, जो रेडी नहीं है उसके सर के ऊपर से गुजर जाएगी। क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा जो है ना इस बारे में स्टडी भी किया है और इस बारे में मैंने पढ़ा भी है कि अगर आप किसी से कोई अच्छी बात कह रहे हैं और आपकी अच्छी बात का जवाब तो ये क्या साइकी है कि भाई अगर आपने किसी को पॉजिटिव बात की तो उल्टा आप ही तनकीद का निशाना बनेगा कि भाई ये यूं है। वो लोग जो है अभी इस चीज के लिए रेडी नहीं है। वो लोग अपने आप को सेल्फ ब्लेम और सेल्फ क्रिटिसिज्म से ही नहीं निकल पा रहे कि वो दूसरे की पॉजिटिव बातों को सुन सके। सही। तो उनको अपना माइंडसेट जो है जब तक सही नहीं होगा, आप उनके लिए कुछ नहीं कर सकते। बट एज आई सेड कि अगर आप टीवी में बोल रहे हैं, जिस तरह आपने कहा कि आप मेकअप के बारे में नहीं बोल रही, आप इतने अरसे से स्किन केयर में हैं, इसके बारे में नहीं बोल रही। मैंने कहा आप पॉडकास्ट क्यों नहीं करती फैशन और स्टाइलिंग के बारे में। तो फैशन और स्टाइलिंग देखिए, आप YouTube का चैनल खोलते हैं और हमने भी बहुत 20 सालों से यही करते आ रहे हैं कि मेकअप सिखा रहे हैं, हेयर सिखा रहे हैं, वो तो YouTube के चैनल खोल के भी सीख जाएंगे। हमारी अपनी इतनी वीडियोस हैं। अब टाइम है इस टाइम का कि लोगों जो है वो बहुत सेटबैक्स मिल रहे हैं, छोटी छोटी चीजों में हिम्मत हार जाते हैं। तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना लोगों को मोटिवेट करके उनको इनके लिए एक अलग नया उनका चीज उनको पता लगे अपने बारे में कि ये भी हो सकता है। सो दिस इज माय थिंग। और इस तरीके से मैं अपना पॉडकास्ट भी स्टार्ट करने वाली हूँ, टू मोटिवेट पीपल, जैसे कि आपने थैंक यू सो मच। सो पॉडकास्ट स्टार्ट करने वाले जिसमें कि लोगों को मोटिवेशन और ना सेल्फ डेवलपमेंट के मौके मिले और ये मौके मिलने चाहिए। अच्छा, बाकी जगहों पे छोड़ें, आप अपने आप को खुद को मौका दें, मतलब अपने आप को ना खुद को एक मौका दें कि अपने आप से बात करें, टॉक योरसेल्फ। क्योंकि मैं अभी परसों तरसों मैं एक बड़ा जबरदस्त आर्टिकल पढ़ रही थी कि कुछ लोग अपने आप से ही बात नहीं करते और जाके दूसरों से बात करते। पहले टॉक योरसेल्फ, अपने आप को टटोलें, अपने आप को पहचानें, आपके पास पॉजिटिव क्या क्या बचा है और आपके पास ऐसी कौन सी एनर्जीज है जिनके ऊपर आप काम कर सकते हैं। तो फिर आप जाके जब किसी और से बात करते हैं तो उसका इफेक्ट होता है। यहाँ पे मैं आपकी बात में ऐड करूँगा, अक्सर हमें पता ही नहीं होता कि हम अपने आप से बात क्या कर रहे हैं, क्योंकि हम इतने शोर में सोसाइटी के होते हैं कि हमें अपनी आवाज तो पता ही नहीं लगती कि हम अपने क्या कह रहे हैं। तो आप हर वक्त बिजी रहने के बजाय अपने आप के साथ जब रहना शुरू करते हैं और अपनी थॉट्स को देखना शुरू करते हैं कि ये चीजें हैं जो मेरे माइंड में आ रही हैं, तभी आप उनको चेंज कर पाएंगे, तभी आप उनको चेंज कर पाएंगे। चलिए जी, बिल्कुल शो का टाइम जो है वो एंड अप हो गया है। पहले मूना का थैंक्स करते हैं, विंस का थैंक्स करते हैं कि दोनों हमारे शो पर आए। और आज का शो ना मुझे हमेशा याद रहेगा, बहुत ज़बरदस्त आज का हमारा शो हुआ है और डेफिनेटली आपको भी बहुत पसंद आया होगा। तो हम एंडिंग करने जा रहे हैं, तो एंडिंग जो है वो विंस के सॉन्ग से ही होनी चाहिए। जी विंस। एतबार ही आ ही जाएगा, चलो तो सही रास्ता कोई मिल ही जाएगा, चलो तो सही, चलो तो सही, प्यार